शिजवले ना. मी बघतो सर, नाहीतर फोन करतो त्यांना. हा, हो, करून घ्या. हो. हो सर. परागजी जोशी आहेत. निहाल रजा सर IPSC कोऑर्डिनेटर आहे आणि संताजी कॉलेजचे आमचे मित्र आहेत. यांचं या आयोजनामध्ये फार आम्हाला मदत होते. ओमराज देशमुख सरांच्या नंतर आमच्याजवळ कार्तिक पनीकर सर आणि शर्मा सर हे पण या आयोजनात एक सक्रिय सहभाग करतात, पण ते आता जुळू शकले नाही आहेत, जुळतील हळूच. 4 वाजता आपण बरोबर हे सुरू करू. साधारणपणे सिक्वेन्स आपला असा राहील की माननीय व्हाईस चान्सलर सरांना आपल्याला लवकर मुक्त करायचं आहे, त्याच्यामुळे मी सगळ्यात त्यांची इंट्रोडक्शन करून त्यांना आमंत्रित करीन बोलायला. त्याच्यानंतर आपल्याकडनं प्राचार्य वंजारी मॅडम, तसंच देशमुख सर, नाईक सर, भौमिक सर, मराठे सर, जोशी सर या सिक्वेन्सनी 2-2 मिनिटं प्रत्येक जण बोलतील. निहाल सर वोट ऑफ थँक्स करतील आणि त्याच्यानंतर मग माननीय पांडे सरांचं उद्बोधन या खऱ्या युनिटचं सुरू होईल. वायरिंग तोडली, कापली वायरिंग. पांडे सर आलेले आहेत. हो सर, ग्राउंड फ्लोअरची ठीक आहे विचार. ते गोष्ट असं हे पूर्ण मिरर उद्या लागून जाईल. अजून डेकोरेटिव्ह लाईट परवा लागेल, कारण की मिरर लागण्याच्या नंतर मग तो डेकोरेटिव्ह लाईट साठी परवा येईल तो. आणि फक्त 4th फ्लोअरचं बाकी आहे. एक माईक सुरू आहे कुठं तरी. म्हणजे 4 दिवस लागले, कम्प्लीट 6 तारीखपर्यंत पूर्ण तुम्हाला क्लिनिंग वर्क करून घेऊन दिलं. कारण की आता क्लिनिंग केली पण तर इथे धूळ लागून राहिली आहे. ओमराज सर, बहुधा माईक सुरू आहे का? देशमुख सरांचा माईक सुरू आहे. हा सर, ठीक ठीक. सगळ्यांना आनंद वाटेल या गोष्टीचा की जवळपास 700च्या वर विद्यार्थ्यांनी रजिस्टर केलं या कार्यक्रमात. 3:49 झाले. माझ्या हरिदास मॅडमला विनंती राहील की बरोबर 4ला त्यांनी लिंक सुरू करावी. आता आम्ही सगळे शांत राहू आणि तुम्ही आम्हाला लिंक सुरू झाली आहे असं सांगितलं की त्याच्यानंतर मग मी सुरू करू. हो सर. तर विद्यार्थ्यांसाठी YouTube वर आहे का? सर्व सर्व विद्यार्थ्यांना आपण युट्यूबचीच लिंक दिली. हा ऍक्सेस एकदम लिमिटेड लोकांनाच दिला, कारण मग बॅकग्राऊंड मध्ये काही एरर येऊ शकतो. हो हो, येस सर. आणि तुमचं इथेच थँक्यू आणि चांगलं कौतुक करून टाकतो मी. सर YouTube सुरू करते आहे 4 वाजत आहे. सगळ्या प्राचार्यांची हरकत नसेल, मान्य अजयजी आणि मान्य पेडणेकर सरांची अनुमती असेल तर आपण सुरू करू. हो चालेल चालेल. माझा आवाज येतोय? हो सर, एकदम क्लिअर आहे आणि छान. ओके. अजयजी सुरू करायचं? येस येस सर, बिलकुल बिलकुल. सगळ्यांना व्हेरी गुड इव्हिनिंग टू एव्हरीवन. आज या झूम आणि युट्यूबच्या माध्यमातून हा जो इव्हेंट आम्ही स्पेशली ऑर्गनाईज केला आहे फॉर द पर्पज ऑफ BSc Part 1 Semester 2 स्टुडंट्स ऑन इंडियन ॲस्ट्रॉनॉमी, याच्यात सगळ्यांचं स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, हा मूळ कार्यक्रम सुरू होण्यामध्ये कारण असं झालं की आमच्या लक्षात आलं की हा पर्टिक्युलर विषय जो आहे तो विद्यार्थ्यांना कठीण जातो आहे, किंवा काही ठिकाणी काही क्लासरूम्समध्ये शिक्षकांचं एक्सपर्टीज अवेलेबल नाही आहे, किंवा काही ठिकाणी कोणतं काहीतरी समस्या येते. म्हणून ही एक अशी ब्रॉड क्लासरूम मोठी करण्याचा एक निर्णय घेतला. आणि माझ्या सोबत या कार्यक्रमात सहभागी असलेलं संताजी कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, त्याच्यानंतर डॉक्टर उमाटे कॉलेज, तसंच सेंट्रल कॉलेज ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, त्याच्यानंतर JM पटेल कॉलेज, आणि मग कालिदास विद्यापीठाचं हे जे विशिष्ट विभाग आहे वेदांग ज्योतिषचं, लेड बाय डॉक्टर मराठे सर, या सगळ्यांनी तात्काळ याला होकार दिल्यामुळे आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकतोय. आणि त्याच्यामुळे तुम्हा सगळ्यांचं खरं आमच्या या 8 दिवसांच्या या मंथनातनं तुम्हाला जर फायदा होणार असेल तर त्याचं श्रेय तुम्हाला द्यायचं असेल तर या सगळ्यांना तुम्ही द्या. आणि याच्यामध्ये आम्हाला भारतीय शिक्षण मंडळाची फार मदत झाली. भारतीय शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून आम्ही
आजचे जे इनॉग्रेशन करणारे प्रमुख अतिथी आहेत, इनॉग्रल स्पीच ज्यांचं तुम्ही ऐकाल, असे अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमात आपल्याला लाभलेले माननीय सुहासजी पेडणेकर, ते देखील, त्यांना देखील तुम्ही ऐकाल. तसंच भारतीय शिक्षण मंडळाचे अखिल भारतीय सहकोष प्रमुख माननीय अजयजी दाकरस देखील या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत. सगळ्यांचं पुनश्च एकदा स्वागत करतो. आम्हा सर्व कॉलेजेसच्या ज्या मॅनेजमेंट्स आहेत, त्या मॅनेजमेंट्स करता पण मी याच ठिकाणी अतिशय आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करतो, कारण त्यांच्या सहकार्याशिवाय आम्ही असली पावलं घेऊ शकत नाही. आणि इट इज बिकॉज ऑफ देम आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी असं घडवू शकतो. या 8 दिवसीय कार्यक्रमांमध्ये सरळ सरळ तुमचा जो हा पेपर आहे इंडियन ॲस्ट्रॉनॉमी, याच्या 4 युनिट्स कव्हर केल्या जाणार आहे. या 4ही युनिट्स कव्हर करताना अतिशय नामवंत अशी प्रोफेसर मंडळी, जी स्वतः अतिशय व्यस्त असते आणि तरी देखील त्यांनी होकार दिला, ही सगळी मंडळी. त्याच्यामध्ये तुम्ही ऐकणार आहात माननीय कृष्णकुमार पांडे सर, माननीय प्रसाद गोखले सर, माननीय उपेंद्र भार्गव सर, माननीय अन्वेष देवलपल्ली सर, माननीय रजत गौतम सर, माननीय प्रणव मुळे सर आणि माननीय डॉक्टर अंबिका सेठिया मॅडम यांना देखील तुम्ही ऐकाल. यांच्यातल्या बऱ्याचशा लोकांचं या प्रत्यक्ष टेक्स्टबुकमध्ये योगदान पण आहे. आणि पुनश्च तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो. मला अतिशय आनंद होतोय की मला आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमचे भारतीय शिक्षण मंडळाचे अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठाचे पूर्व व्हाईस चान्सलर माननीय सुहासजी पेडणेकर यांचे इंट्रोडक्शन करण्याची संधी मला मिळते आहे. माननीय पेडणेकर सर हे 2018 साली व्हाईस चान्सलर झाले. शॉर्ट मध्येच करा, हा? शॉर्ट मध्येच करा म्हटलं. एक जबरदस्त रिसर्चर आणि अत्यंत समाजाची कळकळ असलेली व्यक्ती म्हणजे माननीय सुहासजी. 50 पेपर्स, 15 देशांमध्ये भ्रमण कॉन्फरन्स करतात, 30 PhD स्टुडंट्स, त्यानंतर विविध अवॉर्ड्स, आणि विशेषतः आपला जो गव्हर्नमेंटचा ऍक्ट आहे, या ऍक्ट मधलं त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन अतिशय मोठं आहे. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये त्यांनी केलेलं काम आहे. त्याच्यानंतर इंडियन केमिकल सोसायटी, अशा विविध सोसायटीजमध्ये त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. अनेक अवॉर्ड्स, बेस्ट टीचर अवॉर्ड नॅशनल लेवल, त्यानंतर टाटा केमिकल्सचा अवॉर्ड आहे इन असोसिएशन विथ असोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स, रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री, अत्यंत प्रेस्टिजियस अवॉर्ड त्यांचा आहे. त्यांचं काम हे या अवॉर्डच्या पलीकडचं आहे आणि त्यांच्या शब्दाला, वाणीला ऐकण्यात मला सध्या जास्त तुम्हा सगळ्यांसोबत उत्साह असल्यामुळे अधिक वेळ न घालवता मी माननीय सुहासजींना उद्घाटनपर आपलं उद्बोधन त्यांनी कृपया सुरू करावं अशी नम्र विनंती करतो. माननीय सुहासजी. नमस्कार. आदरणीय पेशवेजी, दाकरस जी, माननीय अतिथिगण, प्राचार्य और शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी साधकगण, आज इस भारतीय खगोल शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है. खगोल शास्त्र यह विषय केवल एक विज्ञान की शाखा नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन समृद्ध ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक है. मैं यहाँ भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हूँ. इसलिए सबसे पहले मैं संक्षेप में आपको यह बताना चाहता हूँ कि भारतीय शिक्षण मंडल क्या है और इसका उद्देश्य क्या है. भारतीय शिक्षण मंडल एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो भारत के शिक्षा तंत्र को भारतीय जीवन दृष्टि, मूल्यों और परंपराओं के अनुरूप पुनः संरचित करने के लिए कार्यरत है. भारतीय शिक्षण मंडल का जन्म इस उद्देश्य से हुआ कि हमारी शिक्षा केवल सूचना यानी इंफॉर्मेशन देने वाली ना हो, बल्कि विजडम और चरित्र को विकसित करने वाली हो. हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था वही रही जो अंग्रेजों ने बनाई थी. एक ऐसी प्रणाली जो भारत को भारत के लिए नहीं बल्कि केवल नौकरी के लिए तैयार करती थी.
इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल का लक्ष्य है नीति निर्माण, शोध और शैक्षिक सुधारों पर कार्य, शिक्षा को भारतीयता से जोड़ना ताकि यह भारत के संदर्भ में और भारत के लिए उपयोगी हो, गुरु शिष्य परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करना ताकि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहे बल्कि जीवन निर्माण का आधार बने, शिक्षा में संस्कारों का समावेश ताकि विद्यार्थी केवल ज्ञानवान ही नहीं बल्कि नैतिक और चरित्रवान भी बने, अनुसंधान और नवाचार को भी भारतीय संदर्भ में उपयोगी बनाना है। आपको शायद पता होगा कि भारतीय शिक्षण मंडल ने नवंबर 2024 में हरियाणा में विजन फॉर विकसित भारत इस विषय पर युवाओं के लिए एक भव्य सफल पूर्वक राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया था। यह सम्मेलन भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया था। आप जानते हैं, शिक्षा वही जो स्वाभिमान दे, जो जीवन को उद्देश्य प्रदान करे। शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन विद टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये बनाने में भी हमारा उद्देश्य है शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उन्नत हेतु कार्यशालाएं होती है। शिक्षकों को केवल अध्यापक नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनाना है। संस्कारित शिक्षा द्वारा समाज और राष्ट्र को पुनर्निर्माण करना है। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हम सबको जानते हैं, एनईपी 2020 जो बनी है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारतीय शिक्षण मंडल का है। एनईपी में भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया गया है। इसी संदर्भ में भारतीय खगोल शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन और शोध अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके ये उपक्रम की मैं सराहना करता हूं। इंडियन एस्ट्रोनॉमी, it's a legacy of scientific brilliance. Ancient Indian astronomy is not merely a subject of historical interest. It is a testimony to India's scientific acumen, mathematical precision, and philosophical depth. The contribution of our great scholars like Aryabhatta, Varahamihira, Brahmagupta, and Bhaskaracharya laid the foundation of many modern astronomical concepts. For instance, Aryabhatta in 5th century proposed that the earth rotates on its axis long before the Western world accepted this idea. Brahmagupta in 7th century discussed the concept of gravity much before Newton. Varahamihira's observations about planetary movements and eclipses were incredibly precise. Bhaskaracharya in 12th century not only elaborated on planetary orbits, but also calculated the time taken by the Earth to orbit the Sun, time taken by the Earth to orbit the Sun with remarkable accuracy. Today, as institutions like ISRO propel India into the forefront of space research, it is imperative to acknowledge the intellectual roots that trace back to our ancient traditions. Our endeavor in Chandrayaan, Mangalyaan, and Aditya L1 missions are modern manifestation of this timeless wisdom. The integration of Indian knowledge system, जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा या ज्ञान संपदा ही
ऐसे ही बात बोलते हैं। With contemporary education under NEP 2020 aims to bridge the gap between our glorious past and our promising future. By studying Indian astronomy, we are not only exploring the universe but also reviving our nation's intellectual heritage. प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक अकादमिक गतिविधि नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन, एक आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। जब आप इस सप्ताह खगोल शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो इसे केवल एक विषय के रूप में मत देखिए, बल्कि इसे अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में समझिए। और ध्यान में रखिए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आप सब जानते हैं, इसका मतलब यह है कि केवल इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता। कार्य सिद्ध करने के लिए परिश्रम और संकल्प आवश्यक होता है। आप सभी को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करेंगे और इसे अपनी आगे की यात्रा का मार्गदर्शक बनाएंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का यह अभियान हमारा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दायित्व है। मैं फिर से सभी आयोजक का सम्मान और उन्हें बधाई देता हूं कि इस विषय में उन्होंने रुचि दिखाकर एक पूरे सप्ताह का प्रशिक्षण आपके लिए रखा है और आप इससे बहुत प्रभावित होंगे। सभी को शुभकामनाएं। जय भारत, वंदे मातरम। खूप खूप धन्यवाद मान्य सुहासजी. कोणत्या शब्दात ऋण व्यक्त करू समजत नाही, पण त्या ऋणातच राहून मी पुढचं पाऊल उचलतो आणि माननीय डॉक्टर प्रिया वंजारी, ज्या संताजी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आहेत, त्यांना आमंत्रित करतो. नमस्कार अखिलेश सर, नमस्कार सर्वांना. Respected Honorable Professor Suhas Pednekar sir, former Vice Chancellor Bombay University and Akhil Bharatiya कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल, Honorable Ajay Ji Dhakras sir, अखिल भारतीय सहाकोश प्रमुख भारतीय शिक्षण मंडल and Secretary New English School, esteemed patrons and all respected principals of the collaborating colleges, honorable office bearers of Kavi Kul Guru Kalidas Sanskrit University, Ramtek and Bharatiya Shikshan Mandal, all IQAC coordinators, participants and dear students. The IQACs of Dharampet MP Deo Memorial Science College Nagpur, J.M. Patel Arts Commerce and Science College Bhandara, Dr. M.K. Umathe College Nagpur, Santaji Mahavidyalaya Nagpur, College of Multidisciplinary Studies Nagpur and Science College, Shivaji Science College Nagpur. We all have joined hands to organize this lecture series on Indian astronomy prescribed for BSc Part 1, Semester 2 under the category Indian Knowledge System under NEP 2020. This is indeed a student-centric initiative aiming at academic advancement of the student community. The guidance rendered by the eminent experts invited from reputed institutions will certainly help the students clear their conceptions, and the initiative taken by these colleges in making this syllabus user-friendly, student-friendly, to make them understand what exactly astronomy is all about, because the syllabus has such high contents as astronomy in prehistoric era, astronomy in Vedic era, Vedanga Jyotishya, Panchang, horoscope and astrology. As our Honorable Professor Suhas sir just now mentioned, that scientific astronomy is itself has a scientific brilliance and mathematic precision. We all are eagerly looking forward to make this program a huge success
because it was a brainchild of all the 6 colleges. I would fail in my duty if I fail to mention Dr. Akhilesh Peshwe sir's initiative in making this happen through YouTube and Zoom platform. The students will definitely get benefit in this 6 days lecture series because the best wishes of all the colleges are with them, and the successful organization of IQAC is evident. A thorough successful venture and success to this whole series. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम। बल्कि आपका ही टेक्निकल सपोर्ट है जो भक्कम तरीके से साथ में है, इसीलिए ये सब हो रहा। माननीय ओमराज देशमुख जी, प्राचार्य शिवाजी साइंस कॉलेज। Yes, sir. Sir, first I pay my homage to all the respected person. First, thanks to KKVV, then Honorable former VC Sir, Mumbai University, Mumbai, all the principals of the Sikh Institute, the IQC coordinator or the professor in charge who conducted the IKS, especially the Indian astronomy. Then the students and the friends also. Here the Peshwe sir take the good initiative for the conducting the lecture series on IKS, because most of the colleges they can face the problem regarding that Indian astronomy. And through this lecture series, the students definitely they can benefited much more the importance of the subject, the scope, the objective, and the function. So through this, I congratulate all the institute, especially the Peshwe sir, who take the good initiative for conducting the lecture series. Thanks a lot, sir. Thank you so much, sir, for the kind words. Dr. Naik, please, we need blessings for this program from you also. Thank you, Peshwa sir. Ladies and gentlemen, all the dignitaries present here, my esteemed colleagues, and my dear students. It is my great honor to welcome you all to the inaugural lecture series on Indian astronomy, which is prescribed for BSc students. A collaboration that brings together our cherished institutions, united by a shared passion for knowledge and discovery. India's rich heritage in astronomy dates back thousands of years, with remarkable contributions that have shaped our understanding of the universe. This lecture series is not just a platform for learning, but an opportunity to explore our ancient wisdom alongside modern developments in the field. As we embark on this journey together, let us celebrate the brilliance of past thinkers and ignite curiosity for the future. I encourage each of you to engage, question, and deepen your understanding as we delve into the cosmos. Thank you all for being here, and let us make this series a resounding success. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Naik. We have with us Principal of College of Multidisciplinary Studies, Dr. Bhaumik. Dr. Bhaumik, sir. Good afternoon. Very good afternoon to one and all present over here. Honorable Pendekar sir, Peshwe sir, patrons, principals, resource persons, IQACs, and all the attendees. Now, this is a very good opportunity for our students, wherein a cluster of renowned colleges, they have come together. And not only that,
renowned resource persons are also have given their consent to share their expertise on this Indian astronomy. As we all know, the Indian knowledge system, that is IKS, it is the buzzword in NEP, and the students must be acceptable towards IKS. They should understand that the knowledge bank we had from 10,000 year BC till now, it was never being popularized till now. But now, with the help of NEP, with the introduction of this NEP 2020, all of us, we are feeling proud to be Indians, as we can understand with the help of IKS that how rich our knowledge system was. A small bit of request to the resource person and to Peshwar sir as well, that whatever delivery the renowned resource person will be delivering here, if they can be generous enough to provide a bit of notes to our students, I think that will be beneficial for our students. I hope the entire session will be multilingual, because not all students whom we cater here in Nagpur, they are very good in English. तो आई होप सर ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, मराठी, हिंदी और इंग्लिश. और थोड़ा सा अगर हमें मैटर मिल गया बच्चों को, तो आई थिंक they will be doing really well in their examinations, as our students are supposed to give an examination on this subject as well. So thank you one and all. थैंक यू सो मच सर. हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्ञानार्थी शोधार्थी बने, परीक्षार्थी बनने के हिसाब से भी उन्हें कुछ मिले. ऐसे ही संज्ञान में इससे लेता हूँ. Two very silent powers with us, Dr. Dinkar Marathe and Dr. Parag Joshi from KKSU. Silent powers क्योंकि in hardly just 2-3 days they constantly worked hard with me, और पूरा उन्होंने यहाँ हम सबको इतना मानसिक बल दे दिया अपने श्रमों के माध्यम से और सभी महानुभावों को इनवाइट करके. मैं माननीय दिनकर जी को इनवाइट करता हूँ. माननीय दिनकर मराठे. जी सर, आप सभी को प्रणाम. मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु एवं भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर सुहास पेडनेकर जी, नागपुर विद्यापीठ के अंतर्गत महाविद्यालयों के सभी सम्मानित प्राचार्य, भारतीय शिक्षण मंडल के सभी सम्माननीय सदस्य, सभी शिक्षक, आज के प्रमुख वक्ता और हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं मानव शास्त्र संकाय के अधिष्ठाता आचार्य कृष्ण कुमार पांडेय जी, और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संचालक आचार्य प्रोफेसर पेशवे जी और सभी विद्यार्थी मित्र. आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि केकेएसयू कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांग ज्योतिष विभाग की ओर से इस प्रतिष्ठित भारतीय खगोल शास्त्र व्याख्यान श्रृंखला का ज्ञान सहयोगी अर्थात नॉलेज पार्टनर होने के नाते आप सभी के समक्ष में उपस्थित हूं. भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS के अंतर्गत नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजेस में बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए भारतीय खगोल शास्त्र को एक विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है. यह अत्यंत हर्ष का विषय है. भारतीय खगोल शास्त्र केवल एक ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह गणित, दर्शन और ब्रह्मांड का कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का विज्ञान का समन्वय करने वाला एक महान विषय है. आप जैसे कि पेडनेकर जी ने कहा कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त जैसे महान विद्वानों ने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में विश्वस्तरीय योगदान प्रदान किया है. ग्रहों की गति, ग्रहण और कालगणना जैसी अवधारणाएं आज भी मतलब आधुनिक प्रसंग में, आधुनिक विज्ञान के लिए भी प्रासंगिक है, यह सभी लोग जानते हैं. लेकिन यह तो मैं समझता हूं कि यह केवल एक प्रारंभ है. भविष्य में हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि खगोल शास्त्र के साथ साथ वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर
कृषि शास्त्र, एग्रीकल्चर और गणित, मैथमेटिक्स, अर्थशास्त्र सहित कई अन्य ज्ञान प्रणाली विषयों को भी हमें जोड़ना है। ज्ञान सहयोगी के रूप में हमारा विभाग इस विषय को प्रामाणिक और गहन रूप से समझाने में पूरा योगदान करेगा। यह पहल केवल इतिहास को जानने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका उद्देश्य हमारे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अनुसंधान और नवाचार के साथ जोड़ना रहेगा। जैसे पेशवे जी ने यहाँ पर कहा कि सभी विद्यार्थियों को ज्ञान मिलेगा, रिसर्च में प्रेरणा मिलेगी और उसके साथ साथ कुछ स्टडी मटेरियल, पीपीटी इत्यादि भी होगा और हिंदी में यह व्याख्यान माला आयोजित की जाएगी। इस पहल के माध्यम से अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा को पुनरुज्जीवित कर रहे हैं हम, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक नई संभावनाएं हम खोल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रयास युवा विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा और शिक्षा और शोध के नए आयाम इससे हमें प्राप्त होंगे। अंत में मैं इस महत्वपूर्ण पहल के सभी आयोजकों, विद्वान और विद्यार्थियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हम सब प्रयास करेंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली मुख्य धारा की शिक्षा में पुनः प्रतिष्ठापित हो। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी। आपके ऋण में रहते हुए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय पराग जी को। माननीय पराग जी जोशी। सर, हम आगे बढ़ते हैं, शायद यहाँ पर नहीं जुड़े हैं ऐसा लग रहा है। चलिए, आप ही के माध्यम से, आप ही के जी जी शब्दों में उनका भी मत जी आ गया, समझ लेंगे। जी 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 सर। तो आप दोनों का हम सभी महाविद्यालयों की ओर से बहुत हम बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके। साथ ही आज के हमारे महाविद्यालय के से अध्यक्ष और धर्मपेट शिक्षण संस्था के सेक्रेटरी माननीय सुरेश जी देव कुछ कारणवश हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन सभी संस्थाओं के प्राचार्यों को उन्होंने विशेष बधाई दी है और विद्यार्थियों को भी बहुत सारा इस अच्छे कार्यक्रम में योगदान पूरी ताकत से करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। मैं उनके भी ऋण में रहते हुए इस कार्यक्रम का एक पहले भाग के अंतिम चरण में पहुंचते हुए माननीय निहाल शेख सर को आमंत्रित करता हूं। माननीय निहाल जी, आप कृपया सभी को आभार व्यक्त करें और उसके बाद हम जिनका राह देख रहे माननीय पांडे जी का, उनका इंट्रोडक्शन हमारी डॉक्टर श्रद्धा जोशी करेगी और फिर विद्यार्थियों की दृष्टि से ये उद्बोधन सही मायने में शुरू हो जाएगा। माननीय निहाल जी। Thank you, sir. First and foremost, we are much grateful to Honorable Professor Suhas Pednekar, sir. He is former Vice Chancellor, Mumbai University, Akhil Bharatiya Karyakari Adhyaksha, Bharatiya Shikshan Mandal, for his insightful remarks. On behalf of the organizers, I extend thankfulness to Honorable Ajay Ji Dhakras, Akhil Bharatiya Sahakosh Pramukh, Bharatiya Shikshan Mandal, and Secretary of New English School for his august presence. I would like to express deep sense of gratitude towards the patrons, Advocate Ulhas Aurangabadkar, Honorable President, Dharampet Education Society Nagpur, Srimati Varsha Patel, Honorable President, Gondia Education Society Gondia, Srimati Mandatayu Bhathe, Honorable President, Sati Mata Shikshan Sanstha Nagpur, Shri Dinesh Bandhyari, Honorable President, Shri Santaji Shikshan Vikas Sanstha Nagpur, Advocate Omkar Umathe, Honorable President, Sai Baba Lok Seva Sanstha Nagpur, Shri Harshavardhan P. Deshmukh, Honorable President, Shri Shivaji Education Society Amravati, Shri Suresh Dev, Honorable Secretary, Dharampet Education Society and President, CDC Nagpur, Shri Rajendra Jain, Honorable Secretary, Gondia Education Society Gondia, Shri Kishore Umathe, Honorable Secretary, Sati Mata Shikshan Sanstha Nagpur and Sai Baba Lok Seva Sanstha Nagpur, and Shri Yash Bandhyari, Honorable Joint Secretary, Shri Santaji Shikshan Vikas Sanstha Nagpur. I am extremely grateful to all the principals who have given us the motivation to organize this online lecture series. I am grateful to Honorable Dr. Akhilesh Peshwe, Principal, Dharampet MP Dev Memorial Science College, Nagpur,
Dr. Sridhar Sharma, Officiating Principal, J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara. Dr. D.V. Naik, Principal, Dr. M.K. Umate College, Nagpur. Dr. Priya Vanjari, Principal, Santaji Mahavidyalaya, Nagpur. Dr. Devashish Bhaumik, Principal, College of Multidisciplinary Studies, Nagpur. Dr. Omraj S. Deshmukh, Principal of Shivaji Science College. Dr. Dinkar Marathi, Head Department of Vedanga Jyotish, Kavi Kulguru, Kalidas Sanskrit University, Ramte. Thanks are due to Professor Parag Joshi, IQAC Coordinator, Kavi Kulguru, Kalidas Sanskrit University, Ramte, and other IQAC coordinators. I am much thankful to Dr. Shraddha Joshi, Dr. Nirja Hardas, Mrs. Vidya Banai, participants, and all those who have contributed in successful organization of this inauguration ceremony. With this formal vote of thanks, we move towards the lecture to be delivered today. Now I hand over the proceedings to Dharampet NP Dev Memorial Science College, Nagpur, and request the organizers to take charge for the proceedings. Thank you very much. Thank you, sir. Dr. Joshi, please. Good evening, everybody. It is now time to immerse ourselves in the wisdom of our distinguished speaker for the session. Today we have Dr. Krishna Kumar Pandey with us. He is currently working as Professor, Department of Vedanta Jyotish. He is also Dean, Faculty of Ancient Indian Science and Humanities, Director of Extension Services, and Director of International Research Center, Varanga Campus, Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit University, Ramte. He secured gold medal during his master's in Ganit, Siddhartha Jyotish, Phalit Jyotish, and he did his PhD in He has 25 years of teaching experience at the Maharaj Sayaji Rao University, Vadodara, Bharatiya Vidyapeeth. Till now, he has published 32 research books, including 10 books on Jyotish and 5 books on Vastu. He has guided 10 PhD students and 15 MPhil students, and 1 project and 1 minor research project are under his basket. Dr. Pandey is the recipient of several awards, which includes Jyotish Ratna, awarded by Trishkinda Jyotish Abhyas Mandal, Maharashtra, Samaj Bhushan Award by International Brahmin Samaj, and State Indira Gandhi Seva Puraskar, awarded by Government of UP. I consider this as my great honor to invite Dr. Krishna Kumar Pandey, sir, to deliver his lecture. Over to you, sir. नमो नमः। धन्यवाद सारिका जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। संचालिका महोदय ने अभी आप सभी के साथ आज के इस विशेष व्याख्यान की उद्घाटन के बाद का यह सत्र प्रारंभ करने की जो पहल की है, उस पहल को मैं अग्रिम कड़ी में ले जाता हूं। आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य उद्घाटककर्ता मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु आचार्य पेडनेकर जी और भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक को डॉक्टर अखिलेश पेशवे जी और अन्य सभी महाविद्यालय के प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, विश्वविद्यालय के वेदांग ज्योतिष विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर दिनकर मराठे जी, आप सभी ने भारतीय शिक्षण मंडल के इस नवनवीन पहल को जिस तरह से छात्र हित में, समाज हित में लेकर के प्रारंभ किया है, जो टॉपिक्स हमको दिए गए हैं
मैं उनके इर्द गिर्द और उसके व्यापक रूप में दिए हुए समय में अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी वार्ता हमारे जिज्ञासु जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे जिज्ञासु शास्त्र के अतिरिक्त भी श्रोतागण हैं, उन सबके लिए उपयोगी होगा। जोशी मैडम, मैं पीपीटी शेयर करूं? Yes, sir, yes. जी जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ, 1 मिनट करता हूँ। दो टैब है। उधर ले जा, उधर ले। आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है मैडम? जी Yes, sir. Yes, sir, yes. दिखाई दे रहा है। जी जी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इस व्याख्यान श्रृंखला के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आयोजन में मुझे अपनी वार्ता रखने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वक्ता प्राप्त होते हैं, श्रोता प्राप्त करना कठिन कार्य है। हमें जो आप सभी जिज्ञासु वृंदों के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉमी, यह एक विषय आपके सम्मुख रखा गया है। मैं मानता हूं कि यह इंडियन एस्ट्रोनॉमी का जो थोड़ा भाग, जब हम इसे इंडियन एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, तो इंडियन शब्द को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वह पूरी तरह से भारतीयता के रूप में नहीं दिखता। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, भारतीय खगोल शास्त्र, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की सीमा है। हमारे खगोल शास्त्र उस सीमाओं से परे भी है, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमी है और इंडियन जो हम कहते हैं, तो यह करीब करीब कुछ गणनीय वर्षों की ही गणना है। लेकिन जब हम भारतीय कह देते हैं तो यह करोड़ों वर्षों की परंपरा का, जो गौरवमयी परंपरा है, उसका दृष्टिकोण हमारे सामने रखता है। यह जो भारतीय ज्योतिर्विज्ञान है, जिसको खगोल शास्त्र कहते हैं, या जिनको हम ज्योतिष शास्त्र के रूप में भी जानते हैं, यदि इसके प्री हिस्टोरिक एरा, अर्थात तो इसको हम यूं कह दें, जिज्ञासा काल, जब हमारे इतिहास का वर्णन नहीं, तब यह खगोल शास्त्र के रूप में किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इसको यदि सृष्टि के माध्यम से देखें तो यह सृष्टि के उत्पत्ति से ले ही ये जिज्ञासा हर प्राणी जगत के, मनुष्य के जो बुद्धिमान प्राणी है, उसके लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। यह सृष्टि के प्रारंभ से, या यूं कहें जीवन मात्र के उत्पत्ति काल से ही आधुनिक काल तक निरंतर गतिशील गतिविधियों का एक प्रत्यक्ष और प्रामाणिक शास्त्र है। आधुनिक विकास का जो क्रम मतमतांतर आता है, मैं मानता हूं कि भारतीय मत में यह आकाश मंडल हो, नभमंडल हो, ग्रह नक्षत्र आदि हो, या ब्रह्मांडीय विषय, धूमकेतु, निहारिका, आकाश गंगा इत्यादि विभिन्न विषय, यह हमारे भारतीय परंपरा में इसको हम सनातन मत या शास्त्र मत, या यूं कहें, हम कई बार आगे चल के आपके अभ्यासक्रम में एक हेड है वैदिक, वहां से भी हम इसको कनेक्ट करते हैं। मेरा मानना है कुछ कार्य पौरुषेय है, कुछ अपौरुषेय है। इन जिज्ञासाओं को जानने के लिए जो वेदारंभ है, वेदांग आदि है,
उन पौरुषेय और अपौरुषेय में अनेक भेद होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आपके सम्मुख करेंगे। परंतु यह जो विधि है एस्ट्रोनॉमी की, इस एस्ट्रोनॉमी जो प्री हिस्टोरिक एरा की बात हम जब करेंगे तो हम ये मानते हैं कि जब जातक जन्म लेने वाला इस पृथ्वी पर आया तो उसे आकाश के तारे, नक्षत्र, ग्रह आदि जितने हैं ये चकाचौंध जो है आकर्षित करता है। तो इनको जानने के लिए, इसको विज्ञानमय बनाने के लिए, क्रमबद्ध ज्ञान में वर्णित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने आखिर क्या किया होगा, किस प्रकार से इनका क्रम बनाया होगा। तो मेरा मानना है सबसे पहला क्रम आता होगा निरीक्षण, क्योंकि निरीक्षण के बिना अन्य कार्य करना इस संदर्भ में संभव ही नहीं। निरीक्षण करने के बाद, निरीक्षण क्या, उनकी गतिविधियों का, आकाशीय पिंडों के गतिविधियों का, पृथ्वी के गतिविधियों का, प्रकृति के गतिविधियों का एक तारतम्य जानने का निरीक्षण करना। उस निरीक्षण के बाद उस निरीक्षण से निकले हुए जो तथ्य हैं उनकी परीक्षा करना, अर्थात उन तथ्यों का बार बार अवलोकन करके एक धारणा बनाना, उस धारणा की परीक्षा करना, अर्थात एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से यह प्री हिस्टोरिक एरा में चला होगा। ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पना के आधार क्या है उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। और जब निरीक्षण और परीक्षा करने के बाद कुछ विषय स्थिर होते हैं, उनको हम सिद्धांत रूप में ले आते हैं, उसे हम विज्ञान रूप में ले आते हैं। और जब उसके सूक्ष्मता की ओर और शोध करते हैं तो वह निरंतर गतिमान होते हुए पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। और उन सिद्धांतों के आधार पर हम भूत, भविष्य, वर्तमान इन गतियों की, कल्पनाओं की रचना करते हैं और उन रचनाओं के, उन सिद्धांतों का परीक्षण और निरीक्षण हम बार बार करते हैं। ऐसा करने के माध्यम से मेरा मानना है कि यह रहस्यमय विषय जब हमारे जातकों के संदर्भ में आया तो उसको दो मत हम इसे कह सकते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा में अभी जो आपके अभ्यास क्रम में दिया हुआ है, मेरा मत है उसे हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान इतिहास में वर्णित जो विषय है उसका पक्ष एक है, दूसरा जो भारतीय सनातन परंपरा में ज्ञान परंपरा की विधि है उसका पक्ष एक है। तो हम एक पक्ष को लेकर के भी चर्चा करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पूर्व साहित्यिक इतिहास भी कह सकते हैं, अर्थात वह अवधि जब हम लेखन की कला, अर्थात जिसका कोई लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता, ऐसे इतिहास के संकेतों को, उन संकेतों को हम कैसे देखते हैं, चाहे वो किसी चिन्हों के माध्यम से, किसी निर्माण के माध्यम से, किसी विभिन्न प्रकार के जो गुफाएं हैं, आगे चल के हम इसकी चर्चा करेंगे, उनके माध्यम से जब उसका अनुमान करने की बात करते हैं, अर्थात जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, ऐसे इतिहास को हम प्री हिस्टोरिक एरा के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके दो तीन विषय हो सकते हैं। क्या ये काल कब तक होगा? विभिन्न विद्वानों के इसमें मतांतर हैं, परंतु इस मतांतर के बारे में भी यदि हम इसे देखें तो आज भी सृष्टि के बारे में विज्ञान और भारतीय परंपरा दोनों में मतांतर चलते आ रहे हैं। दोनों अपनी प्रक्रिया से अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए, और दोनों के अनुयायी भी हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के, दोनों के अनुयायी भी हैं, दोनों के अपने तर्क हैं, दोनों की अपनी एक मापदंड है। तो ऐसे काल में यदि समय अवधि की बात करें तो लगभग मेरा मानना है कि 2.5 बिलियन वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि वहां के बाद ही, उसके बाद का जो काल होगा, उसके पूर्व का काल प्री हिस्टोरिक होगा, उसके बाद लेखन कला का विकास हुआ होगा। तब से थोड़े, अभी आज हम यदि बात करें तो ज्योतिर्विज्ञान खगोल शास्त्र के लिए जो सबसे प्राचीन पुस्तकें प्राप्त होती हैं उसमें वक्षाली हस्तलिपि इत्यादि की चर्चा हम करते हैं, ग्रंथों में आर्यभट्ट इत्यादि की चर्चा हम करते हैं, अपौरुषेय ग्रंथों में वेद आदि की चर्चा करते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त जो हमारे प्रकृति में, जो हमारी पृथ्वी पर साक्ष्य मिलते हैं, उन साक्ष्यों में मानव इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक खोजों के कारण होती है। पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, वो डिस्कवरीज है, उसके माध्यम से मेरा मानना है कि अनेक प्रकार के जो रचनाएं मिलती हैं, अनेक प्रकार की कलाएं मिलती हैं, वह हमें चिंतन करने पर विवश करती हैं कि क्या इसके पहले भी हम इस एस्ट्रोनॉमी के बारे में चिंतन करते थे क्या।
जैसे हम इसे कह सकते हैं, एक मत ये कहता है कि पहले ये पाषाण युग था, अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल में अक्सर पाषाण युग के रूप में जो एक ऐतिहासिक रूप से सभी को अध्ययन अध्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाता है और जानकारी मिलती है। वास्तव में जब हम इसको दूसरे मत से देखेंगे तो शायद हम इसको पाषाण युग नहीं कहेंगे, क्योंकि उस दौरान माना जाता है कि मनुष्य केवल अन्य वार्ताओं को छोड़ करके इन पत्थरों के माध्यम से अपनी जीवनचर्या में अनेक प्रकार की रचनाएं करता था। उनको देख करके प्रागैतिहासिक काल के यदि चरण की बात करें तो क्रम से इसको हम कुछ चरणों में भी विभाजित इतिहासकार करते हैं कि यह पाषाण युग है, यह कांस्य, उसके बाद कांस्य युग है, लौह युग है, इत्यादि विभाजन के आधार पर अनेक विभाजन प्रस्तुत है। लेकिन यह केवल हमारी कल्पनाएं उस पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर प्राप्त होती है, लेकिन उन अवशेषों के निर्माण में, उन अवशेषों के प्राप्त होने में वास्तविकता क्या है, ये तो तत्कालीन इतिहास अगर लिखित होता तो शायद और स्पष्ट होता। एक और विषय है, इसी पुरातत्व में सिंधु घाटी की सभ्यता या लौह युग, जो इसको हम हड़प्पा की खुदाई, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलवीरा, ऐसे अनेक, यदि हम इस बात को कहें तो ऐसे अनेक सभ्यताएं हमें प्राप्त होती हैं पुरातात्विक रूप से, जो ये चिंतन करने पर हमें विवश करती हैं कि यह जो एस्ट्रोनॉमी का विषय है, यह केवल किस प्रकार से संस्कृति में घुला मिला था और इसके साक्ष्य कितने विस्तृत रूप से फैले हुए हैं, चाहे वो गुफाओं में हो, चाहे वो तीर्थ स्थानों में हो, अथवा वो पर्वतों पर हो। ऐसे अनेक प्राकृतिक संवर्धन और हमारे अनेक स्थानों पर इनके उपस्थिति हमें इन विषयों को संकेतित करती है। मेरा मानना है कि यह जो मानव जीवन है, यह मानव जीवन आज भी समूहों में रहता है, तब भी समूहों में रहता था। तो कुछ ऐसे चिन्हांकन भी हमें प्राप्त होते हैं जो समूहों के माध्यम से, मेरा मानना है कि सबसे पहले मनुष्य तो बुभुक्षितम किम न करोति, भगवान जो जन्म लेता है उसे आहार ग्रहण करने की, तो हम कई बार पाषाण युग में सबसे पहले देखते हैं कि आहार के लिए उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई, लेकिन आहार के साथ साथ काल के लिए, आकाश चिंतन के लिए अनेक विषयों को हमारी संस्कृति में, कला और संस्कृति के विकास के लिए इस प्रागैतिहासिक काल में बहुत से कार्य हुए होंगे, जिनका प्रामाणिक जो ऐतिहासिक विवरण है वो प्राप्त केवल इन्हीं कलाकृतियों के माध्यम से हम काल्पनिक रूप से चिंतन करके उनकी रचनाओं के आधार पर, क्योंकि बौद्धिकता तब भी थी, बौद्धिकता आज भी है, परंतु भेद क्या है, काल भेदोत्तर केवलम, काल भेद से उसका आज विस्तृत रूप दिखाई देता है, उसका एक प्रकृष्ट रूप दिखाई देता है। इन तरह से हम प्रागैतिहासिक काल का जो एक अंतिम काल हम देखते हैं, जिसकी चर्चा हम करते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में हुआ होगा। जैसे अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं और अलग अलग प्रकृति की संरचनाएं हैं, उसके आधार पर इन विद्याओं का अलग अलग प्रयोजन होता है। अब एस्ट्रोनॉमी के बारे में यदि उसी प्रागैतिहासिक काल में यदि हम एस्ट्रोनॉमी के पुट यदि ढूंढने जाते हैं, तो मेरा मानना है कि इस युग में भी खगोल विज्ञान का अध्ययन और उपयोग उस समय की सभ्यता के अनुरूप, सभ्यता का अर्थ है जो जिसकी आवश्यकता हमारे दिनचर्या में हो, जिसकी आवश्यकता हमारे समाज को हो, जिसकी आवश्यकता हमारे जीवनचर्या में हो, उन्हीं के बारे में हम पहले चिंतन करते हैं। आज जैसे राष्ट्र निर्माण में हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीयता, हमारी ज्ञान परंपरा और हमारी अभिमान जन्य विषयों को अग्रेसित करने वाली है। ऐसे उस काल की जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में जिन जिन प्राणियों के, जिन जिन मनुष्य समूहों के विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हम इस खगोलीय पिंड, जिसको हम सूरज, चांद, तारे, ग्रह इत्यादि कह सकते हैं, इनका विभिन्न प्रकार से धीरे धीरे विकास हुआ होगा और यह विकास की परंपरा मुझे लगता है उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही हुई होगी। इसकी चर्चा थोड़े और विस्तार से हम करेंगे जब हम प्री हिस्टोरिक एरा से बाहर निकलेंगे, जिनका कुछ प्रमाण हमें स्पष्टतया प्राप्त होते हैं। तो इन खगोल विज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों से जो विकास हुए, आज जो खगोल विज्ञान दिख रहा है, भारतीय खगोल विज्ञान जो दिख रहा है, उसका आधार हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषियों और आचार्यों, हमारे जो युगादि क्रम से आने वाले चिंतक हैं, उनकी
क्रम परंपरा में प्राप्त है। और इन सारे पहलुओं को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसके 2 ही 3 कारण मुख्यतया दिखाई देते हैं। पहला सामाजिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण और तीसरा सांस्कृतिक कारण। इन संबंधों को लेकर के मनुष्य जब समूह में रहता होगा, अपने जीवनचर्या को जीता होगा, तो इनके लिए हमें खगोल शास्त्र की आवश्यकता होती होगी। और वह खगोल शास्त्र काल की गणना से संबंध रखता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में आकाश को समझने के लिए कई तरह के उपकरण, आज हम अनेक प्रकार के तंत्र साधनों पर आश्रित है, अनेक प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं, परंतु जब हम प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं तो प्राकृतिक यंत्रों का उपयोग, अनेक प्रकार के वेधशालाओं का उपयोग या अनेक नलिकाओं का उपयोग हमारे दृष्टिवेद के लिए किया जाता था। और कुछ तो नेत्र से ही वेध करके उनका आकलन करना, जैसे मैं मानता हूं कि यह जो वेध यंत्र हैं इनका विकास में एक लंबी परंपरा चल रही है। अब यहाँ जो हम सूरज और चांद के अध्ययन की बात करते हैं, सभी जानते हैं कि यह पूरा एक सौर परिवार है जिसके कारण इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो सर्वप्रथम हमारे सारे पूर्वजों का ध्यान सूर्य की ही गतिविधि पर गया होगा। यह नित्य उदित होता है, अस्त होता है, पुनः एक नियम बन गया इनके उदित अस्त होने का, इनके चलने का एक मार्ग है। ठीक उसका प्रभाव चंद्रमा पर भी दिखा होगा। चंद्रमा के चक्र को हमने जाना होगा। चंद्रमा का चक्र कहने का अभिप्राय क्या है? उनकी कलाओं में क्षरण, अर्थात चंद्रमा किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और किस क्रम में वृद्धि ह्रास को प्राप्त हो रहा है। और एक समय ऐसा है जब पूर्ण चंद्र दिखाई दे रहा है, एक समय ऐसा जब चंद्र अदृश्य हो जाता है। ऐसे पूर्णिमा और अमावस्या, ऐसे चक्र को, इस खगोलीय चक्र को अपनी काल गणना के लिए, अपने दैनंदिन जीवन को, दिन रात्र के चक्र को जानने के लिए, जैसे सूर्य से तो हमने दिन रात्र का चक्र जान लिया, परंतु चंद्रमा के चक्र को जान करके हम एक और दीर्घ काल की गणना की व्यवस्था कर पाए, जिसको हम आगे चल के मास के रूप में हम जान सकते हैं। ऐसे अनेकों काल मान है जिसमें सौर मान, तो मेरा मानना है कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले अगर हमारे ऋषियों और हमारे पूर्वजों ने किसी काल गणना को अपने जीवन में अपनाया तो वह सौर गणना रही होगी। अर्थात सूर्य के इनोदय द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम, 2 सूर्योदय के बीच को एक दिन मान करके और उन दिन रात्रि को एक अहोरात्र मान करके हम काल की गणना करते चले होंगे और उसके बाद हम चांद्रमान पर गए होंगे। इसी तरह इस चांद्र और इनका प्रयोग हम अपने जीवन के जो प्रकृति में परिवर्तन होने वाले हैं, जिसको ऋतु परिवर्तन कहते हैं, या उनके आधार पर हमारे कृषि कार्यों को हमारे पूर्वजों ने इन सबको कनेक्ट, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हम कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं कर रहे। तो इन उद्देश्यों को, इन काल गणनाओं को, इन प्रकृति के परिवर्तनों को हम आकाश से किस प्रकार, यत्पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये उक्ति तो हमारे वैदिक काल की है, परंतु प्रागैतिहासिक काल में इसका मूल दिखता है कि जो यह हम में परिवर्तन हो रहे हैं ये सब ब्रह्मांडीय परिवर्तन के संपर्क के कारण है। अर्थात उनकी प्रकृति के सानिध्य में काल की गणना करना, उनके अनुसार क्रियाओं को करना, यह हमारे लिए बहुत है। फिर उसके बाद मुझे लगता है ऐसे बड़े बड़े पिंड सूर्य चंद्र को देखने के बाद तब तारों के महत्व की ओर ध्यान गया, क्योंकि आकाश में टिमटिमाते तारे, आज भी एक नवजात शिशु जब उसे किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, बौद्धिकता का विकास, तो वह आज भी आकाश को देख करके आह्लादित होता है। उन नक्षत्र और ताराओं के, ग्रहों के अध्ययन का जो थोड़ा बहुत उल्लेख अन्यत्र हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आधार पर मिलता है, जैसे मिस्र के, मेसोपोटामिया का है, भारत की संस्कृति में तारे नक्षत्रों की धार्मिक क्रियाओं के बारे में आता है, ध्रुव ताराओं का उल्लेख आता है, कृतिका ताराओं का उल्लेख, ऐसे अगस्त तारा का उल्लेख, ऐसे अनेक उल्लेख आते हैं जो हमारी सभ्यता और हमारे नक्षत्र दर्शन की ओर इंगित करते हैं। यहाँ एक चर्चा की है कि इसके आधार पर आगे चल के पंचांगों का निर्माण हुआ। पंचांग क्या है वो चर्चा हम अग्रिम विषय में करेंगे। मेरा मानना है कि ठीक इसी तरह प्रथम अवलोकन, जिसको हमने काल गणना की बात कही, वह प्रथम अवलोकन दिन रात्र के लिए एक छोटे काल के लिए हुआ, जिसको हम अहोरात्र कहते हैं। द्वितीय स्टेज पर हम जब चंद्रमा की कला परिवर्तन करते गए तो वहां पूर्णिमा और विशेष क्रमबद्धता के आधार पर
और एक दिन से आगे बढ़ के एक मास की काल गणना की ओर गए। और तृतीय में जब हमने देखा कि कम से कम 3 मुख्य ऋतुएं, वर्षा, शरद और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं आ रही हैं, ये भी एक क्रम से आ रही हैं, तो यह एक वर्ष भर की गणना अर्थात तृतीय गणना हमने वर्ष की गणना की। वास्तव में वर्षा शब्द और वर्ष की गणना, इतने वर्षा के बाद एक एक वर्ष की गणना प्रारंभ हुई। तो दिन की काल गणना पहले प्रारंभ हुई, फिर मास की काल गणना चंद्रमादि के आधार पर प्रारंभ हुई होगी, उसके बाद तृतीय जो वर्ष की बड़ी गणनाएं हैं जो हमारे उपयोग में आई, इन गणनाओं के अर्थात गणित का विकास जैसे जैसे होता गया, ठीक उसी प्रकार इन वेधशालाओं के माध्यम से, क्योंकि बहुत सी वेधशालाएं आज भी पूरे विश्व में अनेक रूप में प्रस्तर वेधशालाओं के रूप में दिखाई देती हैं, और ये बताती है कि हम आकाश के पिंडों के आधार पर काल गणनाओं को किस प्रकार संकेतित करते हैं, किस प्रकार से इनका उपयोग करते थे, चाहे वो छाया के माध्यम से हो, वेद के माध्यम से हो। इसी जो वर्ष है आगे चल के संवत्सर, वत्सर अर्थात जिसमें सभी ऋषियों का वास होता हो, वह वत्सर कहलाया। ऐसे क्रमबद्ध ज्ञान जो प्री हिस्टोरिक एरा से हमारे पूर्वजों ने केवल अलिखित रूप में भी, लेकिन सांकेतिक रूप में जिसका अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं, उन प्रमाणों के आधार पर हम अब उनका उपयोग क्या करते थे, तो उनका उपयोग 2-3 विषय जो मैंने पहले भी चर्चा की, वो चूंकि गणित का ज्ञान बिना, एक और विषय यहाँ कहना चाहूंगा, प्रागैतिहासिक काल में जिस प्रकार से हम ये कह रहे हैं, भास्कर ने एक जगह लिखा, यह जो गणित है इसको पहले धूलि कर्म कहते थे, यह धूल में लिखा जाता था, और बाद में फिर एक पट्टिका का हम प्रयोग लेने लगे, तो इसका नाम पाटी गणित भी कहा गया। आज हम उसे स्लेट पर, बोर्ड पर, कागज पर करने लगे। अब आज तो आधुनिक युग में डिजिटल अर्थात केवल एक आभासीय चित्र पर भी हम इस सब गणना, तो ये विकास के क्रम है। इसी तरह इन सारे धूलि कर्म, पाटी कर्म, पत्रकारिता और डिजिटल इत्यादि जिस क्रम से ऐसे हुआ, तो मेरा मानना है यह सब एक चिंतन परंपरा का परिणाम है, और ये गणित के कारण ही संभव हुआ, क्योंकि आकाश की गतिविधियों को बिना गणित, इसीलिए भारतीय ज्योतिर्विज्ञान का एक दूसरा नाम है गणित शास्त्र, क्योंकि वो मानते हैं, नृसिंहदेव कहते हैं गणित का अर्थ हुआ गण्यते संख्यायते तद गणितम, जहां संख्याओं की गणना की जाए, जहां हम सूर्य, चंद्र इत्यादि इनके क्रमबद्धता की संख्याओं की गणना कर रहे हैं, तो यह गणित शास्त्र हुआ। और आज भी कहा जाता है कि गणित विज्ञान की जननी है। तो इस ज्योतिर्विज्ञान के मूल में गणित ही रहा, अर्थात हमारे पूर्वजों ने जैसे जैसे गणित का विकास किया, ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमी का विकास होता चला गया। यह गणित भी अनेक प्रकार की है, व्यक्त गणित है, अव्यक्त गणित है, अर्थात जिसको हम अंक गणित और बीज गणित के रूप में देखते हैं। इसके और भी विस्तार आज हो गया है। बीज गणित को हम रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ठोस ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कैलकुलस, अनेक प्रकार के गणित के विधाओं को आज हम स्पष्टतया देख पा रहे हैं। मैं मानता हूं त्रिकोणमिति का काल यदि हम बाद में भी मानते हैं, तो भास्कर ने भी क्रमत क्रमज्या कृति योग मूला दलम तदर्धान सकसिंजिने से ऐसे खगोलीय त्रिकोणमिति, गोलीय त्रिकोणमिति का उल्लेख अपने ज्योतिपत्ति अधिकार में भी किया है, जिसका प्रयोग आर्यभट्ट ने भी किया है, जहां से हमारे ग्रंथों का प्रणयन उपलब्ध होता है। पूर्व की वार्ता यदि हम लिखित को छोड़ भी दें, तो भी यहां से हम इन ग्रंथों की चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद तो इन प्रयोगों के कारण कृषि, मौसम और समय का अनुमान, ये तीनों को हमारे जीवन की उपयुक्तता में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, जिससे अधिकाधिक जीवन सुलभ और सरल हो सके, ये उद्देश्य रहा हमारे एस्ट्रोनॉमी को जानने का। और इन्हीं कारणों से हम प्रकारांतर से एस्ट्रोनॉमी में अपनी प्रगति करते चले गए। समय का माप, काल गणना का, मानव इतिहास के लिए खगोल विज्ञान का उपयोग किया, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त का, समय की चांद के चरणों का, फिर इनके भ्रमण मार्ग में आने वाले नक्षत्रों की पहचान करना, क्योंकि
तब तक हम इनका अंकन नहीं कर सकते जब तक इनके मार्ग का निर्माण के बारे में न जाने। तो ऐसे कुछ नक्षत्रों का आविष्कार पहले हुआ, बाद में क्रमबद्ध सूर्यादि मार्ग में आने वाले नक्षत्रों का आविष्कार हुआ। इस तरह से धीरे धीरे हमारी जो ज्योतिर्विज्ञान की यात्रा है वो प्रारंभ हुई, और इनका जब तक समाज से जुड़ाव नहीं होगा तब तक वह यात्रा सफलता की ओर नहीं जाती है। ठीक इन्हीं आकाशीय परिवर्तनों को कुछ परिवर्तन और भी आए जो हमें आकर्षित करते रहे, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और किसी किसी नक्षत्र विशेष में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होना। तो ऐसे आकाशीय घटनाओं अर्थात खगोल के अंदर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर हमने अपने जीवन के दिनचर्या में अनेक अनुष्ठानों को जोड़ के रखा। यदि इन सब विषयों को यदि हम आगे लेके चलते हैं, ग्रहण आदि का विषय तो आप सभी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह आज विज्ञान के युग में सिद्ध हो रहा है ऐसा नहीं है, यह जब विज्ञान नहीं था तब भी ग्रहण आदि होते थे। उन ग्रहण आदि को देख करके हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार के गणनाओं की रचना की। और केवल मैं ये मानता हूं कि हम बार बार कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा यानी हमारी सबसे प्राचीन परंपरा है, क्योंकि हम वेदों को प्राचीनतम मानते हैं लिखित शास्त्रों में, परंतु अनेक विश्व की अनेक अन्य सभ्यताएं हैं जो इस मामले में, इस विषय में अनेक प्रकार से अपने अपने दृष्टिकोणों से उत्कृष्ट कार्य कर रही थी। और उन सब का यदि संयोजन करें तो हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी का विकास समग्रता से यदि कहीं दिखता है तो वह भारतीय खगोल शास्त्र में दिखता है। इस खगोल का और उपयोग क्या करते थे हम? खगोल विज्ञान का उपयोग यात्राओं के लिए, नेविगेशन के लिए। बहुत काल, अभी कुछ 100 वर्ष पहले तक भी नाविक अपनी यात्रा में इस खगोल की ताराओं के आधार पर अपने दिशा का निर्धारण करता था, अर्थात उसके आधार पर काल का निर्धारण करता था, क्योंकि समुद्र यात्राओं में नाविकों को न तो दिशा का ज्ञान हो पाता न काल का ज्ञान हो पाता। तो तारा के उदित और अस्त होने से, ताराओं के दिशा से, किस दिशा की ओर वो जा रहे हैं, किस काल में जा रहे हैं, इनका निर्धारण भी आज लिखित रूप में हम इस बात को कह रहे हैं, पूर्व काल में भी इनका उपयोग नेविगेशन के रूप में किया जाता, अर्थात दिशाओं के निर्धारण के लिए भी। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि पूरा विश्व एक पूर्वी विश्व है, पश्चिमी विश्व है, या उत्तर में स्थित है या दक्षिण में। ये सब विभाजन का जो आधारभूत परंपरा है, यह खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड शास्त्र के जो हमारे एस्ट्रोनॉमी के विषय हैं, इनके कारण संभव हो सके। अब इनकी जो सामाजिक संरचना है, वास्तव में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, आपका जो टॉपिक दिया है बस उसी के अंतर्गत करेंगे। खुली चर्चा हो तो हम इससे और भी ज्यादा विस्तार दे सकते हैं, परंतु मैं अभी जिस उद्देश्य से ये व्याख्यान श्रृंखला रखी गई मैं उसी को फोकस करता हूँ। सामाजिक संरचना और समुदाय निर्माण, नक्षत्रों और आकाशीय घटनाओं को देखकर सामूहिक आयोजनों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्योदयादि के बाद ही यज्ञ आदि होंगे। कुछ यज्ञ आदि अर्धरात्रिकालिक हैं, कुछ कर्म आदि गोधूली अर्थात दिन रात्र के संधि काल की है। तो ऐसे आकाश के काल की और उनकी घटनाएं। अच्छा, कुछ ऐसे विषय हैं जैसे आकाश में जो वर्षा ऋतु के मेघादि दिख रहे हैं तो उनके आयोजन अलग हैं। वर्षा में यदि इंद्रधनुष आदि विद्युत आदि तारे दिख रहे हैं, उनके अनुष्ठान आदि अलग हैं। तो ऐसे प्रकृति में उत्पन्न होने वाले विभिन्न संकेतों के आधार पर भी समाज में हर्षोल्लास और ऊर्जा बनाए रखने के लिए, उसके साथ तारतम्य बनाने के लिए भी, एकता और सामूहिक भावना के विकास के लिए भी अनेक प्रकार के आयोजनों का, प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए मैं मानता हूं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, आज भी विज्ञान कहता है कि भूकंप का प्रेडिक्शन करना बहुत कठिन है। अभी आपने देखा गत दिनों भूकंप आया और एक बड़ी तबाही दे गया, परंतु यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो हमारे उद्घाटक महोदय ने आज नाम लिया वराहमिहिर का। वराहमिहिर ने संहिता शास्त्र में लिखा, जब एक पक्ष में 2 ग्रहण आए तो निश्चित रूप से प्राकृतिक उत्पात होने के संकेत प्राप्त होते हैं, और उत्पातों में भूस्खलन, महामारी और भूकंप आदि
ऐसे अनेक विधाओं का उल्लेख है, और कहाँ ये किस भूभाग में होगा इसके भी संकेत करने के उन्होंने कुछ विधियां दी हैं। तो इन विधियों का विकास वराह मिहिर तक उन प्राग ऐतिहासिक काल में होने वाले वर्णनों के आधार पर ही और उनके निरीक्षण, उनके बनाए हुए सिद्धांत उसके आधार पर ही किया गया है। प्राकृतिक घटनाओं का अनुमान इसी प्रकार से आज भी ज्योतिर्विद करता चला आ रहा है। मान्यता चूंकि उसके यह माना जाता है कि ज्योतिष का मतलब यह परंपरागत कुछ लोगों की परंपरा है, विज्ञान नहीं है, परंतु आज वो समय है जब इसे हम विज्ञान के रूप में सिद्ध कर रहे हैं और यह प्रतिष्ठित हो रहा है। दूसरा, इस एस्ट्रोनॉमी का विकास कैसे हुआ? इस एस्ट्रोनॉमी के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं उनकी जो चिंतन परंपरा है वह वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। प्रागैतिहासिक खगोल काल में मानव सोच और तार्किकता को बढ़ावा दिया। अर्थात तार्किकता कैसी? जो ग्रह गणितीय आधार दे रहा हो। केवल तार्किकता, बौद्धिक तार्किकता नहीं, व्यावहारिक गणनीय तार्किकता के कारण ही एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ। और इनका परीक्षण निरीक्षण हम बार बार अवलोकन और प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, जो आकाशीय परिवर्तन है, उनको देख करके हम इसका निर्णय लेते हैं। ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन की धरातल पर जो यह शास्त्र है, यह केवल आज के विज्ञान की जहां सीमा समाप्त होती है, भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान और पराविज्ञान, इन तीनों को एक धरातल से उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। ये कुछ बातें हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कही। अब हम आ जाते हैं कि वैदिक काल। वास्तव में अभी जो चर्चा हमने की यह हमारी चिंतन परंपरा है, आज के ऐतिहासिक वर्णनों में मिलता है, या हमारे कुछ साक्ष्य दिखते हैं जो हमें ऐसा चिंतन करने पर विवश करते हैं। परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा में माना जाता है कि वेद ही सभी ज्ञान की जननी है। वेद नाम ज्ञान, और हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं। तो क्या वैदिक काल में एस्ट्रोनॉमी की चर्चा है क्या? यदि इस दृष्टि से यदि हम अनेक विषयों को यदि खंगालते हैं तो मुझे प्राप्त होता है कि हाँ, निश्चित रूप से यह प्रकृति, गति और जीवन और जीव, इन सभी खगोलीय पिंडों का एक अद्भुत समन्वय काल वैदिक काल तक संपन्न हो चुका था। और ऐसे संपन्न काल का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि ऋग्वेद में एक मंत्र आया जिसका अभिप्राय ये है कि सत्यात्मक आदित्य का 12 अरों से युक्त चक्र स्वर्ग के चारों ओर बार बार भ्रमण करता है, कभी पुराना नहीं होता। अग्नि इस चक्र में पुत्र रूप 720 निवास करते हैं। अब इसको थोड़ा खगोलीय दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो आदित्य नाम सूर्य वह 12 आरों अर्थात 12 राशियों में भोग करता है एक सौर चक्र में। जब उसका एक सौर वर्ष पूर्ण होता है अर्थात 360 डिग्री पूरा करता है, अर्थात ये एक वर्ष के कई वर्षों के निरीक्षण के बाद ये चर्चा आई होगी, ये ऋग्वेद में उल्लेख है। और दूसरा, जब वो कहते हैं इसी चक्र में अग्नि पुत्र रूप में 720 अर्थात 360 दिन और 360 रात्रियां, इन दो कालों को उन्होंने काल की संतति, काल का पुत्र कहा। अर्थात अहोरात्र की कल्पना, दिन रात्र की कल्पना इस मंत्र से हमारे उस उत्कृष्ट खगोल विज्ञान के जो हमारा खगोल शास्त्र है, जिसको हम ज्योतिर्विज्ञान भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं, उसकी प्रखरता को वैदिक काल में दिखा रहा है। दूसरा, ऋग्वेद में अधिमासों की भी चर्चा आती है। ऋग्वेद में नक्षत्रों के भी नाम आते हैं, मधुश्च माधवस्य, ऐसे मधुमास आदि अनेक मासों के नाम, अर्थात जो प्राग ऐतिहासिक काल में हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, वेद में ऐसे अनेकों उदाहरण हमारी वैदिक एरा में प्राप्त होते हैं। अब आ जाइए, थोड़े से विषय वैदिक एरा के हम आपके सामने रखते हैं। जैसे जो वैदिक काल में खगोल विज्ञान है, वेद के पहले लक्ष्य तय किए। वेद आप सभी जानते हैं 4 है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। इन 4 वेदों में वेदों ने वही ज्ञान है जो मनुष्य प्राणी मात्र के उत्कर्ष के लिए उपयोगी है। तो प्राणी मात्र का लक्ष्य निर्धारित किया, पुरुषार्थ चतुष्टय।
धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इन कार्यों को करने के लिए हमें धार्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सांस्कृतिक ही नहीं, श्रद्धा का ही विषय नहीं, इन श्रद्धा के साथ साथ वैज्ञानिकता के साथ साथ उनको संयोजने का कार्य वैदिक काल में हुआ है। वेदों में खगोल विज्ञान का जो संबंध है वह संपूर्ण जो नवग्रह आदि हैं, सप्तविंशति नक्षत्र आदि हैं और अनेक अन्य ऐसे नक्षत्र जिनका उल्लेख सप्तविंशति के अतिरिक्त भी है विज्ञान आदि के लिए, उनका उल्लेख वेदों में प्राप्त होता है। अब वैदिक ग्रंथों में जो खगोल विज्ञान का विस्तार है वो 4 रूप में हम देख सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन सारे खगोल ज्योतिर्विज्ञान को जानने के लिए हमें गणित की आवश्यकता है। तो गणित का एक उदाहरण आपको देता हूं। यजुर्वेद में संख्याओं के एकाचमे, त्रिशचमे, पंचचमे या चतुश्चमे, अष्टचमे ऐसे समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी की संख्याओं का वर्णन आता है। वर्ग आदि के विशेष जो वेदियां बनती हैं उनके अनेक उल्लेख आते हैं। वृत्ताकार वेदी बनना, त्रिकोणमितिक त्रिकोणाकार बनना, अर्धचंद्राकार बनना, षटकोणाकार बनना, ऐसी वेदियों का निर्माण भी बिना गणित के नहीं। तो इन अर्थात इससे ये लगता है कि वेदों में जो गणित है वह खगोल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। तो ऐसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में अब इनका लक्ष्य भेद, जैसे मैंने कहा, हम मानते हैं कि हमारे भारतीय ज्योतिर्विज्ञान का जो आज भी लक्ष्य है वैदिक काल के लक्ष्य से उसे हम परिपालन करते हुए चले आ रहे हैं। जैसा मैंने 4 लक्ष्य बताया कि मानव का प्रकृति के सानिध्य में रहना और प्रकृति के जन्य परिवर्तनों के अनुरूप जीवन जीना, तभी यही हमारी सफलता का राज है और यही भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परंपरा का उद्देश्य भी है। इसके अनेक तभी हम इसे अपौरुषेय भी कहते हैं, क्योंकि वेद में जो ज्ञान है वह अक्षुण्ण ज्ञान है, वह शास्त्र है, उसमें उसकी व्याख्याएं अलग अलग होती हैं, परंतु वह ज्ञान यथावत बना हुआ है और उनमें आज भी नए नए वैज्ञानिक तथ्यों का अन्वेषण हो रहा है। अब यहाँ सूर्य के आदित्य होने का, अब देखिए भास्कर के एक उक्ति को हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि आदित्य सृष्टि कैसे निर्माण हुई। एक तरफ हम विकासवाद की बात करते हैं, यदि हम उसको छोड़ करके वैदिक परंपरा में यदि सृष्टि को देखते हैं तो वहां लंका नगरियाम उदयाच्च भानो तस्यैव वारे प्रथमं बभूव मधोसितादे दिनमास वर्ष युगादिका नाम युगपत प्रवृत्ति ही। वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण एक साथ करके उनको युगपत प्रवृत्ति ही एक साथ चलने के लिए मार्ग में रखा और उसी समय से दिन, मास, वर्ष, युग और सारे ग्रहों का संचरण इत्यादि और सारी सृष्टि का निर्माण, सारी पृथ्वी पर चराचर जगत का निर्माण एक साथ हुआ। अर्थात यह सब साइमल्टेनियस हुआ, न कि क्रमबद्धता से। यह विवाद का विषय हो सकता है, मत मतांतर का विवाद विषय हो सकता है, परंतु आज भी यदि उन विषयों के ज्ञानात्मक परीक्षण करें तो वह सत्य ही है, सत्यनिष्ठ है, ऐसा हमारी परंपरा का डिम डिम घोष है। मेरा मानना है कि इसी तरह नक्षत्रों और ग्रहों के विशेष महत्वों को हमने समझा। अब देखिए नक्षत्रों के नामों को देखिए, वैदिक काल में भी मधु, माधव इत्यादि मासों के नाम दिए। नक्षत्रों में यदि आप हमारे सारे 27 नक्षत्रों को यदि आप देखेंगे तो उनके नाम भी बड़े विचित्र हैं और उन नामों का प्रभाव, उनकी आकृति, उनके गुण और उनके निर्माण कार्य से संबद्ध है। जैसे उदाहरण के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र, यह आकाश में अन्य नक्षत्रों की तुलना में सर्वाधिक बड़ा नक्षत्र है आकृति में, इसलिए उसका नाम ज्येष्ठ। मूल नक्षत्र, आज विज्ञान भी कह रहा है कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो नक्षत्रों में सबसे पहले मूल नक्षत्र का अर्थात रूट है, वहीं से सारे नक्षत्र चक्र प्रारंभ हुए। दूसरा शतभिषा नक्षत्र, उसमें 100 से ज्यादा ताराएं हैं, इसलिए उसका नाम। ऐसे अनेक सारे नामकरणों का संबंध इन नक्षत्र और ग्रहों को ध्यान में रख करके, अब उनका ध्यान, उनका नामकरण और उनमें होने वाले कृत्य,
यह एक विलक्षणता है भारतीय ज्योतिर्विज्ञान की, क्योंकि हम उनके प्रभावों को अपनी पृथ्वी पर किस तरह से कनेक्ट करते हैं और पृथ्वी के माध्यम से हम एक मनुष्य मात्र में उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तभी हम सांस्कृतिक और धार्मिक कृत्यों का वर्णन करते हैं। अभी आपने 9 संवत्सर का काल देखा होगा। इस 9 संवत्सर के काल की वैज्ञानिकता अलग है और यह भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मेरा मानना है कि ऐसे काल गणना और पंचांग, हाँ आपने जरूर सुना होगा कि ऐसा एक पंचांग जो चित्र में आपको दिख रहा है, यह भारतीय परंपरा में अनादिकाल से चला आ रहा है। इस पंचांग का नाम और काम दोनों काल से केवल गणना मात्र से है। खगोलीय गणना और गणित का यह एक सुपर कंप्यूटर है। मैं ये कहूंगा जहां सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं वहां तक भी यह पंचांग कार्य करता है, और जहां सीमाएं सृष्टि प्रारंभ होती वहां से ये प्रारंभ होती, क्योंकि हम अहर गणादि सृष्टि आदि से लेकर आज तक के दिनों की गणना की भी गणित के कार्य करते हैं, जिसके आधार पर ग्रह साधन आदि करते हैं। तो वैदिक काल में खगोल विज्ञान का एक प्रमुख काल गणना के लिए ही, जो तब भी वैदिक एरा में भी था, वह प्री हिस्टोरिकल काल में भी हमने कहा काल गणना के लिए ही है। तो यह सूर्य और चंद्र के चक्रों का एक कैलेंडर, कालांधर, काल को धारण करने वाला जो कैलेंडर है, अर्थात जिसको हम पंचांग कहते हैं, जिसका पंचांग ने 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये पांचों आकाश में स्थित खगोलीय पिंडों के आधार पर निर्णय करते हैं। इनका कोई काल्पनिक नाम नहीं है। तिथ्यादि कैसे उत्पन्न होंगे, वार कैसे उत्पन्न होंगे, आज सप्तवार आदि की चर्चा हम करते हैं। पूरे विश्व में इस सप्तवार को लिया जाता है। इन सप्तवारों का क्रम भारतीय ज्योतिर्विज्ञान की देन है, जो ग्रह कक्षा के आधार पर किया गया। वो 24 होरा के बाद हर 25वीं होरा का एक कक्षा क्रम दिया है, उसकी एक गणना है। उस गणना के आधार पर तय होता है कि अगले दिन कौन सा वर्ष दिन होगा। महीना, मास जो है, मासों का निर्णय भी आकाश निर्णय करता है कि यह चैत्र मास है, यह वैशाख मास है। जब हम चंद्रमा और नक्षत्रों का वेद करते हैं तो वहां से निर्धारित होता है इस मास का नामकरण क्या होगा। वर्ष की गणना सौर तय करता है, न कि हम पेपर पे बैठ के करते हैं। तो ऐसे अनेक कार्य हमारे जीवन में, तो जो हम ऐसे यहाँ उदाहरण के रूप में एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या लिखा, मैं कहता हूँ भारतीय परंपरा तो उत्सव प्रिय परंपरा है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ कोई भी दिन किसी उत्सव से रहित नहीं है। यदि हम पंचांग के 15-16 तिथियों को भी ले लें तो क्रम से आप देख सकते हैं। प्रतिपदा से गुड़ी पड़वा आपने पर्व मनाया, द्वितीया से भाऊ बीज मनाते हैं, तृतीया से अक्षय तृतीया, चतुर्थी से गणेश चतुर्थी, पंचमी से नाग पंचमी, सरस्वती पंचमी और बसंत पंचमी, षष्ठी से सूर्य षष्ठी, सप्तमी से रथ सप्तमी, अष्टमी से जन्माष्टमी। ऐसे अनेकों हम सारे तिथियों तक, यहाँ तक कि चतुर्दशी से अनंत चतुर्दशी, और पूर्णिमा को तो पूछना ही नहीं, गुरु पूर्णिमा, अनेक प्रकार के पूर्णिमाओं का उल्लेख है। तो ऐसे प्रतिदिन के आकाशीय, अब इसको ध्यान दीजिएगा, यह केवल सांस्कृतिक नहीं है, यह पूर्णतया खगोलीय है। क्यों खगोलीय है? कि आकाश में जितने पर्व हैं, पर्व नाम संधि, अर्थात दिन की संधि, दिन रात की संधि होती है तो भी हम एक कृत्य करते हैं, प्रातः संध्या, सायं संध्या। मध्याह्न में संधि होती है तो भी हम कृत्य करते हैं। ऋतुओं की संधि होती है तो कृत्य करते हैं। मास की संधि होती है, संक्रांति होती है, अयन परिवर्तन, ये सारे पर्व, पर्व नाम गांठ। पर्व अनेक प्रकार के होते हैं। पर्वों पर अगर चर्चा करेंगे तो एक बहुत विस्तार हो जाएगा। पर्व अनेक प्रकार के होते हैं। इन पर्वों में अभी एक बड़ा पर्व आपने देखा होगा, भारतवर्ष ने विश्व के सबसे बड़े पर्व, जिसको हम कुंभ पर्व कहते हैं, वह भी इस खगोलीय गणना के आधार पर है। उसका आधार आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि यह सूर्य, चंद्र और गुरु, इन 3 ग्रहों के आकाशीय स्थिति के कारण कुंभ पर्व का निर्णय होता है। अर्थात इसमें कोई और कारण नहीं है कि किस तिथि से कब तक होगा। जब आकाश में ये तीनों ग्रह 0 डिग्री के अंतर में होते हैं
तो एक स्थान पे, जब ये तीनों ग्रह 90 डिग्री के अंदर होते हैं तो दूसरे स्थान पे, जब ये 120 डिग्री में होते हैं तो तीसरे स्थान पे, और जब ये 180 डिग्री अर्थात अर्धाकाश के अंतर्गत होते हैं तो चौथे स्थान पे। ऐसे 4 कुंभों का निर्णय, ये विस्तृत पर्व इसलिए आपके ध्यान में रहता हूं, अभी अभी यह पर्व हमने बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया, जो विश्व का सबसे ज्यादा लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक स्थान पर पर्व माना गया। तो मेरा मानना है ऐसी महनीय परंपरा जो भारतीय ज्योतिर्विज्ञान की है, इतना ही नहीं, अभी आज नागपुर के आकाश में मेघ हैं, इन्हीं कालखंडों के आधार पर हम कृषि के लिए मेघ गर्भ का विचार करते हैं, वर्षा का विचार करते हैं, और इन्हीं पर्वों के आधार पर अर्थात हमारा जीवन, हमारे जीवन की गतिविधि, हमारे जीवन की कार्य प्रणाली, हमारा जीवन दर्शन उस वैदिक परंपरा से ग्रह नक्षत्रों अर्थात यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है, जो ब्रह्मांड में स्थितियां हैं, वो सारी की सारी हमारे इस पिंड में दिखाई देती हैं। इसको जानने के लिए हमने ग्रहों को, नक्षत्रों को जाना और इनकी गतिविधियों को जाना, इनकी स्थितियों को जाना। फिर उसके साथ कुछ बहुत से लोग कहते हैं कि अभी बहुत से ग्रहों का अन्वेषण हो गया है, फिर आप सप्तग्रह ही क्यों लेते हैं और राहु केतु को नवग्रह क्यों लेते हैं? हमारी गणना का एक उद्देश्य पहले बताया, जातक मात्र का कल्याण और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। इस सिद्धि में अर्थात हमारे जीवन के उत्कृष्टता प्राप्ति में, सफल जीवन जीने में जिनका प्रभाव है, क्योंकि आकाश में, इस आकाश गंगा में अनेकों ग्रह मंडल हो सकते हैं। हम एक सौर मंडल के भाग की बात करते हैं, इस सौर मंडल में और भी ग्रह होंगे। कोई ग्रह 100 वर्षों में, 50 वर्षों में अपना 150, 200, 250 वर्षों में अपना चक्र पूरा करता होगा, परंतु हमारा जीवन तो शतायु माना है। तो शतायु को अधिकतम प्रभावित करने वाले जो ग्रह हैं, चाहे वो हमने चंद्रमा को भी ग्रह माना इसलिए कि वो हमें प्रभाव देता है, हमने सूर्य को भी ग्रह माना जिसको हम तारा कहते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे पूर्वजों को उसके तारा होने का ज्ञान नहीं था, तारा का ज्ञान था। हेलो, आवाज आ रही है? एकदम स्पष्टता हाँ, से yes, और sir. बहुत अच्छे से जी। तो इस प्रकार से, और राहु केतु जिसको हम आज विज्ञान की भाषा में असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड कहते हैं, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के कक्षा मार्ग के कटान बिंदु हैं, जिसको हम छाया ग्रह भी कहते हैं। लेकिन इसको ग्रह क्यों कहा? कि जो उन कटान बिंदुओं का सूर्य चंद्र का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। तो ऐसी काल गणना का जो वैदिक काल से हमारी धार्मिक और व्यावहारिक कार्यों को गति देने के लिए जो प्रकृति दे रही है, उस नक्षत्र विज्ञान को, ग्रह गति को लेकर के कालगणना करना, उसके आधार पर आज के जीवन को निर्धारित करना और भविष्य को संकेतित करना। अब ग्रहों के प्रभावों को भी भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार से, यहाँ पाठ्यक्रम में लिखा है कि हिंदू ज्योतिष, में से हिंदू ज्योतिष नहीं, इसको हम जीवन ज्योतिष कहेंगे। भारतीय ज्योतिष का मतलब जीवन ज्योतिष, अर्थात प्रत्येक प्राणी के लिए है, चाहे वो किसी भी, क्योंकि ज्ञान किसी संप्रदाय का नहीं है। मेरा मानना है कि हाँ, हम सनातन परंपरा से इस ज्ञान को कहते हैं। तो यह सनातन, पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं सभी सनातन प्राणी, सबके लिए यह उपयोगी है। धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में वैदिक काल में खगोल विज्ञान और वैदिक काल में ग्रह धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ था। क्या था? क्योंकि हम जिन जिन पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि अनेक विषयों को जानने के लिए हम वैदिक काल से वेदांग काल की ओर जाते हैं। वैदिक काल में खगोल विज्ञान के कुछ सिद्धांत और कुछ विचार जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज भी हम उनका उल्लेख कर सकते हैं, जैसे तारे और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करना, आकाशीय घटनाओं की भविष्यवाणी करना, दिन रात, अर्थात ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। वास्तव में ज्योतिर्विज्ञान करके वेदों वैदिक काल में उल्लेख नहीं है, लेकिन वैदिक में साहित्य में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो ज्योतिर्विज्ञान के विषय निर्धारित करते हैं। ज्योतिष का प्रारंभ, ज्योतिष कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसकी चर्चा हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि यह वेदांग कहलाता है। आगे की स्लाइड में
शायद ये ज्योतिष की चर्चा मैं वहां से करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वेदांग ज्योतिष। अब आ जाइए, जो वैदिक काल है, वैदिक काल को और व्यापकता मिलती है वेदांग काल में। वेदांग क्या है? शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी सर्वत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः को 6 अंगों में विभाजित किया, उसको वेदांग कहा। अर्थात वेदों को जो ज्ञान और जो कर्म उसमें बताए हैं उनको करने के लिए जो उपयोग दिया गया, जो अब वेदांग क्या है? तो 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जो व्याकरण है उसे वेदांग में मुख की संज्ञा, एक पुरुष की, वेद को वेद भगवान एक पुरुष की संज्ञा मान लीजिए, तो वेद का मुख व्याकरण है। यह व्याकरण क्या करता है? जिस शब्द के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं ऐसे शब्दों की सिद्धि करता है, अर्थात वेदार्थ का ज्ञान कराता है। ऐसे अनेकों व्याकरण, आज जैसे संस्कृत में पाणिनीय व्याकरण है, सकटायन व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, ऐसे अनेकों व्याकरणों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो यह व्याकरण हो गया एक अंग, जिसको हमने उस वेद पुरुष का मुख कहा। दूसरा शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी, नेत्र है ज्योतिष, जिसको हम ज्योतिर्विज्ञान अभी हम चर्चा करें, ये सारा विषय ज्योतिष के अंतर्गत आता है। यह ज्योतिष क्या करता है? यह दिक देश काल, केवल टाइम कैलकुलेट करता है और दिक देश काल को कैलकुलेट करके भूत भविष्य वर्तमान के परिस्थितियों स्थितियों को संकेतित करता है। यह है ज्योतिर्विज्ञान। दूसरे जो शिक्षा है, यह वेद की नासिका है। नासिका का संस्कार कैसे है? तो यह जो वेद में मंत्र है दिए हुए हैं, उस मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, स्वर वर्ण को ठीक रखने के लिए, वेद को यथावत आज भी वैसे ही रखने के लिए, जिसको हम जटा पाठ, घन पाठ इत्यादि के रूप में जानते हैं, ऐसे अनेक पाणिनीय शिक्षा, व्यास शिक्षा, ऐसे अनेक ग्रंथों का वेदांग में उल्लेख है। चूंकि ये वर्णन ज्योतिष का नहीं है, फिर भी आपको बताना है कि वेदांग को एक अंग अगर दूसरे अंग के बारे में नहीं जानता है तो संपूर्णता नहीं आती। संक्षिप्त परिचय आपको दे रहा था। तो शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष। अब रह गया कल्प। कल्प यह भगवान वेद का हाथ है। यह करता क्या है? जो कर्म बताए गए हैं, मंत्र बताए गए हैं, उसमें जो कृत्य बताए हैं, उन कृत्यों को करने का प्रयोग कैसे करेंगे, अर्थात श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और कर्म सूत्र में यज्ञादि कर्म के नियम बताए गए हैं। अब यज्ञादि कहने का अर्थ केवल हवनादि यज्ञादि नहीं है, गार्हस्थ जीवन चलाना भी यज्ञादि है, अध्यापन कराना भी यज्ञादि है, किसी की सेवा करना भी यज्ञ है, समाज की सेवा करना, ऐसे अनेकों उदाहरण जो वेद में दिया है, उनको किस नियमों के अध्ययन में क्रम में करना है, इसका वर्णन कल्प शास्त्र में दिया है। ठीक इसी प्रकार निरुक्त, जिसको भगवान वेद का कर्ण कहते हैं, श्रोत्र कहते हैं, यह शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हो उसका उसी अर्थ में निश्चय रूप से लेना, यह निरुक्त अर्थात यास्क निरुक्त इसमें बहुत प्रसिद्ध है। जो इसके बहुत से ग्रंथ लुप्त प्राय भी हैं, फिर भी इसके उदाहरण अन्यत्र मिलते रहते हैं वेद वेदांगों में। तो इस तरह के ऐसे विभिन्न एक अंतिम अंग है जिसको हम छंद कहते हैं। तो छंद क्या करता है? यह भगवान वेद का पैर है। अब आप देख लीजिए, नेत्र, मुख, नासिका, कर्ण, हस्त और पैर, ये सभी षडंग बना दिया एक पुरुष की आकृति में। तभी एक पुरुष दिव्य पुरुष और संपूर्ण पुरुष, संपूर्ण मानव कहलाएगा, जो सभी कार्यों को करने में सक्षमता लाता है। तो ऐसे में छंद जो वेद के पैर हैं, ये गायत्री, उष्णिक इत्यादि जो छंद हैं, इन मंत्रों की रचना कैसी हुई, उनमें नियत अक्षर कितने रहेंगे, यथावत बना के छंद शास्त्र की कल्पना हुई। और ये सारे शास्त्र वेद वेदांग क्यों हैं? क्योंकि ये दो विद्याओं को इंगित करते हैं, परा और अपरा। परा विद्या ब्रह्म तत्व को ज्ञान देने के लिए, परंतु यह वेदांग अपरा विद्या, जो इन षडंग जो अभी चर्चा किए, इन विद्याओं को निर्धारित करने के लिए, इनको बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि ऐसे वेदांग ज्योतिष में
वेदों के जो महत्वपूर्ण अंग में कहा चक्षुषांगे निहीनो न किंचित कर यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मड़यो यथा। वेदांग ज्योतिष में एक ग्रंथ है लगधाचार्य का, वो लगधाचार्य ने एक ग्रंथ जो लगध ज्योतिष लिखा, उसमें सभी शास्त्रों में जिस प्रकार से मयूर के शिखर पर उसके शीर्षस्थ शिखर जो और नागों में मणि यह शीर्षस्थ है, ठीक उसी प्रकार वेदांगों में ज्योतिष शीर्षस्थ माना गया। क्यों? क्योंकि सबको करने के लिए दिक देश काल स्थान समय और दिशा का आवश्यक होना है, और ये सारे ज्ञान ज्योतिष के बिना नहीं होते हैं। इसलिए इसको वेदांग के 6 अंगों में एक मुख्य अंग के रूप में, क्योंकि यज्ञ करना है समय चाहिए, स्थान चाहिए, वेदी का निर्माण चाहिए, काल चाहिए। इतना करने के बाद ही हम उस कर्म को संपादित कर पाएंगे। तो इस ज्योतिष के अनेक और भी विभाग हैं, जिसमें हम खगोल शास्त्र, गणना, काल गणना और ज्योतिष विद्या ऐसे अनेक नामों से हम जानते हैं, परंतु इन सब का मूल जो है वह गणित शास्त्र है। इसलिए ज्योतिष का एक अपर नाम गणित शास्त्र है, और चूंकि काल गणना करता है इसलिए इसका एक नाम काल शास्त्र है। और यह ज्योतिर्पिंडों के आधार पर शास्त्र कार्य करता है। ग्रह नक्षत्राणाम गतिम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम, इसलिए यह ज्योतिष शास्त्र है। अर्थात सूर्य चंद्रादि जितने नक्षत्र आदि दिख रहे हैं इनके आधार पर इनकी गणनाएं होती, इसलिए यह ज्योतिष शास्त्र है। जिस ज्योतिष की आज चर्चा हम करते हैं, जो भविष्यवाणी भी करता है, उसका नाम ज्योतिष में आदेश शास्त्र है। भास्कर ने भी इस आदेश शास्त्र के लिए कहा कि लग्न आदि सारे ग्रहादि निर्णय इसलिए करने लग्न मिति विचिन्त्य, आप लग्न का चिंतन कर सके। लग्न अर्थात जिस जातक के जन्म के काल के आधार पर उस काल को जानना, और उस काल के आधार पर उसके जीवन को भी जानना। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे की विशिष्ट व्याख्या, जिसमें आयुर्वेद भी आता है, खगोल भी आता है, भूगोल भी आता है और एक जातक भी आता है। ऐसे विभिन्न विषयों को, तो वेदांग ज्योतिष का महत्व क्या है? मेरा मानना है कि ऐसे वेदांग ज्योतिष के जो काल है, काल 2 प्रकार है। लोकानाम अंतकृत काल, कालोन्य कलनात्मक। एक काल जो मृत्यु को देता है और दूसरा जो गणनात्मक काल है। यहाँ जो ज्योतिष काल की गणना करता है वह गणनात्मक काल है। और इसका प्रारंभ कहाँ से करता है? प्राणादि कथितो मूर्तः, जो हमारे शरीर में प्राण है उसकी जो श्वास की, हेलो सर सुनाई दे रहा है अच्छे से? आपका पीपीटी बंद हुआ है, लेकिन हो गया है क्या बंद? अभी जस्ट 20 सेकंड पहले बंद हुआ। अच्छा, फिर से मैं दोबारा शेयर करता हूँ। यहाँ तो दिख रहा है, उनके दोबारा शेयर कीजिए। 1 सेकंड थोड़ा होल्ड रखें, दोबारा शेयर करता हूँ सर। जी सर। अभी दिखा क्या? बिल्कुल परफेक्ट। पेशवे जी अभी दिख रहा है? हेलो जी जी बिल्कुल दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो यह जो काल है वह 2 प्रकार का है, जैसे मैंने कहा। तो काल की जो गणना वाला पार्ट है, जिसकी प्रारंभ ही हम प्राणादि कर्थो मूर्त और अमूर्त 2 प्रकार के काल गणना। एक व्यावहारिक, एक सूक्ष्म काल जिसका व्यवहार हम नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यावहारिक काल की गणना या खगोल शास्त्र हमारे किस लिए करता है? क्योंकि इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने कृत्यों को करने के लिए, अपने जीवन को और आकाश की व्यवस्थाओं को समझने के लिए हम कर सकें। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के गति शास्त्र, वस्तु इसको हम गति शास्त्र कहते हैं। यह गति शास्त्र के आधार पर वेदांग ज्योतिष के जो कैलेंडर है, जिसको हम पंचांग कहते हैं, इसमें हम क्रम से यदि देखें तो काल गणना को सूक्ष्म प्राण से लेकर नाड़ी, विनाडी, नाड़ी, घटी, पल और अहोरात्र अर्थात एक दिन रात्रि की गणना को फिर हम
एक पक्ष की गणना में ले जाते हैं। 15 दिन का पक्ष, पक्ष के बाद उसे 2 पक्षों का 1 मास, 2 मासों के 1 ऋतु और 3 ऋतुओं का 1 अयन या 1 गोल और 2 अयन या 2 गोल का 1 वर्ष। इस प्रकार से हमारी गणना की प्रक्रिया है। ऐसे वर्ष को, ये तो नवविध कालमान कहलाता है। किसी दिन आपके शायद नवविध कालमान की चर्चा होगी तो विस्तार से बताएंगे। तो इसमें हम सावन, सौर, नाक्षत्र, चांद्र, इन 4 का प्रयोग तो हम प्रतिदिन करते हैं। जैसे आज अभी हमने अगर कहा कि आज शुरुआत 1 दिन पूरा होगा, यह सावन दिन हो गया। आज मेष का चंद्रमा है, यह चांद्र दिन हो गया। प्रतिपद तिथि है, यह चांद्र दिन हो गया। यह सूर्य के संक्रांति का परिवर्तन है, यह सौरमान हो गया। आज कोई पर्व है, यह नक्षत्र मान से हो गया। तो विषुवद वृत्त और क्रांति वृत्त, इन दोनों वृत्तों के गणनीय जो खगोलीय गणना है उसके आधार पर इस पंचांगों का निर्माण और विभिन्न प्रकार के हमारे कृत्यों का निर्माण आज एक बहुत शोध का विषय है। जैसा पेशवे जी ने बहुत अच्छा कहा कि इसको जानने के बाद जिज्ञासु विद्यार्थी बने और विद्यार्थी शोधार्थी बने। परीक्षार्थी तो एक स्वतः ही लाभ होता है। तो यह जो शोधार्थी का विषय है कि किस प्रकार से इन तिथियों में, इन पर्वों में मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का क्या क्या, केवल मनुष्य नहीं, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, जलाशयों पर प्रभाव पड़ेगा, वृक्षादि पर प्रभाव पड़ेगा, मनुष्यों के चिंतन पर, व्यवहार पर, क्रियाओं पर प्रभाव पड़ेगा और यहां तक कहेंगे प्रकृति में, भूगर्भ में भी इसका असर दिखाई देता है। जैसा मैंने ग्रहणों की चर्चा आपके सामने की। तो ऐसे अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करने के लिए, या यदि हम संक्षेप में भी कहें तो संपूर्ण पृथ्वी पर, भूमंडल पर जितने मनुष्य से संबद्ध विज्ञान है, उन सबका यदि कहीं संग्रह है तो वह भारतीय ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत है, जिसको हम 3 भागों में देखते हैं, सिद्धांत, संहिता और जातक। सिद्धांत संहिता हो रहा है ये 3 ग्रंथों में। सिद्धांत में पूरी अंक गणित, बीज गणित और गणित पर ग्रह गणित और गोल गणित, इनका आकलन हो जाता है। और उनका जब पंचांग आदि का, ग्रहण आदि का गणनीय प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उनको 2 भागों में, समाज के सामूहिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संहिता शास्त्र में जाते हैं और व्यक्तिगत प्रभाव को अध्ययन करने के लिए हम होरा शास्त्र में जाते हैं। सामूहिक प्रभाव में राज्य का प्रभाव, देश का प्रभाव, एक वर्ग विशेष का प्रभाव, ऐसे अनेकों प्रभाव का, यहां तक कि संहिता में तो वृक्ष के लिए वृक्षायुर्वेद का विषय, भूगर्भ के लिए जला दकारगल का विषय, अनेक ऐसे विषय जो ग्रहादि पर आधारित हैं। ऐसे एक एक विषय को लेकर के शोध करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह आज भी प्रामाणिक है। ये हमारी थोड़ी कमी है, हम उसको एक कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें उनके संतान होने के कारण ये दायित्व बनता है कि उनके बताए हुए सिद्धांतों को हम कनेक्ट करें और उसको प्रामाणिक रूप से, गणितीय रूप से आधार देकर के प्रत्यक्ष करें। क्योंकि ज्योतिष को अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, यह प्रत्यक्ष शास्त्र है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज ये देखा, जैसे कहा 2 ग्रहणों के बाद पृथ्वी पर उत्पात होगा, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अगले वर्ष भी 2 ग्रहण आने वाले हैं, वो किस दिशा में हो रहे हैं, ग्रहण का दृश्य कहाँ हो रहा है और उनका प्रभाव किस दिशा में होगा, उनके अलग अलग कोण बताए गए हैं। उसके आधार पर अध्ययन करके हम इसका लाभ ले सकते हैं और मनुष्य जाति को उन होने वाली दुर्घटनाओं से पूर्व सूचना देकर उनको हम सूचित करके उनका लाभ दे सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के नक्षत्रों का अध्ययन, धार्मिक, कृषि और कार्यों के लिए मार्गदर्शन, हम आज भी, गांव का किसान जानता है कि आर्द्रा प्रवेश से हम वर्षा का ज्ञान करते हैं। सूर्य कब आर्द्रा में प्रवेश कर रहा है तो कितनी वर्षा होगी, इसका ज्ञान करते हैं। और कौन से नक्षत्र में वर्षा हुई तो अकाल पड़ेगा, या कौन से नक्षत्र में वर्षा नहीं हुई फिर भी अन्न का उपदान होगा, ऐसे विरोधाभास भी हमारे घाघ मंडरी के कहावतें
जो ज्योतिषी थे उनकी कहावतें आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा मूल गांव में अभी भी बसती है, वो बहुत स्पष्ट रूप से संकेतित करती है। हाँ ठीक है, कालक्रम से उसमें कुछ छेपक जुड़ गए होंगे। हमारा कार्य है उनके वास्तविक स्वरूप को, उसके वैज्ञानिक स्वरूप को आज बाहर ले आना और इस वेदांग ज्योतिष के ज्ञान से सभी को लाभान्वित कराने के लिए, अर्थात यह केवल एक व्यक्ति विशेष का भी लाभ देखता है, यह समूह विशेष का भी लाभ देखता है, यह वर्ग विशेष का भी लाभ देखता है, यह देश के बारे में भी चर्चा करता है और यह विश्व के बारे में वसुधैव कुटुंबकम की भी चर्चा करता है। लेकिन इन चर्चा के पीछे एक ही धारणा है, वह है खगोल का अध्ययन, अर्थात ब्रह्मांड में जो जो परिवर्तन हो रहा है, महाभारत आदि काल में भी, रामायण आदि काल में भी उनके इन ग्रहों के, नक्षत्रों के वर्णन आदि प्राप्त होते हैं। वैदिक काल के बाद यदि हम देखें तो महाभारत काल में भी ग्रहण आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। रामायण आदि काल में भी उनके जन्म के ग्रहों की स्थिति बताई जाती है। महाराष्ट्र में हम चर्चा कर रहे हैं, हम सभी बड़े गर्व से कह सकते हैं यह भारत भूमि, यह ऐसी भूमि है जहां वेंकटेश केतकर जैसे महान ज्योतिर्विद और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने वेदों का काल निर्धारित ज्योतिष के आधार पर किया और पाश्चात्यों के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि आप जो हम वेद का काल निर्धारण कर रहे हैं यह खगोलीय रूप से, ग्रह गणितीय रूप से उन्होंने सिद्ध किया। तो ऐसी भूमि से इस भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो जिज्ञासु वर्ग जुड़े हैं, मेरा यह मानना है यह तो मात्र जो सीरीज ये व्याख्यान माला है यह आपके लिए केवल प्रेरणा का काम करेगी। वास्तव में स्वाध्याय तो आपको, स्वाध्यायम न प्रमदितव्यम, इस मार्ग से आप इनमें से जो बिंदु आपके लिए उपयोगी लगे, कोई भी बिंदु आप लेके चलेंगे वह आपको संपूर्ण लाभ और संपूर्ण ज्ञान आपके पास उपलब्ध कराएगा। चाहे वह आप काल गणना का लेके चले, चाहे वो संहिता के ग्रह परिवर्तन का विषय लेके चले, या वह विभिन्न प्रकार के भूकंप आदि का विषय लेके चले, या किसी जातक विशेष के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु के उपरांत तक जन्म जन्मांतर की व्यवस्था में वह जातक किस प्रकार से बिहेव करता है, यहाँ तक यह काल, जैसे पहले ही कहा, यह ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और यह पराविज्ञान की भूमि है। इसी आधार पर इस गणित की जो महनीय परंपरा है, जिसको आचार्य परंपरा में यदि हम देखें तो आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर एक ऐसे आचार्य हुए जिनके ग्रंथों को बहुत विशेष सूक्ष्मता से देखना है कि इन्होंने सिद्धांत पर भी, गणित पर भी, संहिता पर भी और जातक शास्त्र, इन तीनों शास्त्रों पर अपने पूर्व के ज्ञान के आचार्यों के मतों को संग्रहित करके उपलब्ध करके हमें दिया। इससे ये प्रमाणित होता है कि वराह के पूर्व भी, आर्यभट्ट के पूर्व भी हमारे अनेकों ग्रंथ थे जिनका उल्लेख आचार्यों के संदर्भों के रूप में होता है, परंतु उनकी पुस्तकें लिखित रूप से अभी प्राप्त नहीं होती हैं। बहुत से आज भी ज्योतिर्विज्ञान के इतने हस्तलिखित उपलब्ध हैं जिनको प्रकाशन में लाने की, जिन पर शोध कार्य करने की महनीय आवश्यकता है। आप सभी ने इस ज्योतिर्विज्ञान के इस उत्कृष्ट विज्ञान को आज के समय में सबके लिए उपलब्ध कराने के लिए जो उत्कृष्ट प्रयत्न किया है, मेरा मानना है कि प्रागैतिहासिक काल को हम आधुनिक मत के इतिहास मानता हूं, लेकिन जो हमारा वैदिक इतिहास है वहां से हमें लेकर के चलना है। यही भारतीय परंपरा है कि वेद को अपौरुषेय इसलिए कहते हैं कि प्रलयांत के बाद भी ज्ञान नष्ट नहीं होता। आज भी कहा जाता है पूर्व जन्मार्जितम विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम। कोई जातक जन्म लेता है, पढ़ाई तो सभी एक कक्षा में एक साथ करते हैं, किंतु उसमें टैलेंटेड, ब्रिलियंट और सद्य तीव्र बुद्धि वाला प्रतिभा संपन्न यदि कोई होता है तो उसको हम कहते हैं यह पूर्व जन्मार्जित है। तो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए यह वैदिक ज्ञान युगों में भी चलता है। अर्थात जैसे आज हम गणना के रूप में हम एक संकल्प को जब लेते हैं भारतीय ज्योतिष की एक महनीय परंपरा के साथ, अपनी आज की वार्ता को हम पूर्णाहुति की ओर ले जाएंगे। आज हम किसी कृत्य को करते हैं, यह ज्योतिष का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओम विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम साध्य श्री ब्रह्मणो आहनि। जब हम कहते हैं ब्रह्मा का द्वितीय दिन है,
ब्रह्मणो अहनि, ब्रह्मा के दिन का द्वितीय परार्धे, अर्थात उनके दिन का पर कहते हैं ब्रह्मा के पूरे जीवन को, परार्ध मतलब जीवन का आधा भाग, 50 वर्ष बीत गया इस ब्रह्मा के, उसके बाद का यह पहला दिन है। उस दिन का भी सप्तविंशति युगे, 14 मनु में वैवस्वत मनवंतर है, 6 मनु बीते 7वें मनवंतर के, और उसमें भी 71 महायुग में 27 महायुग बीत गए, उसमें भी 28वां महायुग चल रहा है। सप्तविंशति युगे कलियुगे, उसमें भी यह कलियुग है। अर्थात ऐसी सृष्टि आदि से लेकर करोड़ों वर्षों की गणनाओं को हम किसी कार्य को करने के लिए, केवल गणना ही नहीं, करोड़ों वर्ष की संख्या नहीं गणना करते, वहां हम उस दिन कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है, कौन सा समय है, पूर्वान्न अपराह्न, कौन से ग्रह किन किन राशियों में स्थित है, इन सबका उल्लेख करते हैं, और किस अक्षांश रेखांश पर और कौन सा कार्य करते हैं। तो ऐसा 3 प्रकार के, आज हम बहुत सुविधा से कहते हैं कि आप एक अपनी जो कार्य कर रहे हैं उसका एक डिजिटल फोटो भेजिए, और वो फोटो जियो टैग होना चाहिए। अरे हम तो जियो टैग की उस महनीय परंपरा से है, जब हम निर्णय करते हैं कि ये कृत्य करें तो करने वाला कौन, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, और वो टाइम फैक्टर क्या था। और टाइम फैक्टर को हम किसी कैलेंडर से नहीं, आकाशीय कैलेंडर से, कालांधर से हम जोड़कर देखते हैं। ऐसी महनीय जो काल गणना है वो हमारे जीवन को, और ज्योतिर्विज्ञान के पढ़ने से ज्योतिर्विज्ञान का कुछ भला नहीं, हमारा भला होने वाला, क्योंकि यह तो शास्त्र है, यह अनादि है, अनादिकाल से है, और अनादिकाल तक निरंतर रहेगा। शास्त्र उसी को कहते हैं। तो वेदादि युग युगांतर तक है, युग युगांतर तक रहेगा। उसके ज्ञान की प्रवाह गंगा की धारा की तरह कभी पतली हो सकती है, परंतु समाप्त नहीं होती। समय पाते पुनः वह गंगा सागर की ओर मुख करती है और विस्तार को प्राप्त करती है। ऐसे ज्ञान रूपी इस ज्ञान गंगा में आप सभी ने इस वैशिष्ट्यपूर्ण, अर्थात जो गणितीय भी है, वैज्ञानिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, और सौहार्द का भी, ऐसे एक विशिष्ट शास्त्र जो जीवन के ऊहापोह अंतरंगता से जुड़ा हुआ शास्त्र है, उसके आप अध्ययन के लिए आज उपस्थित हुए। मेरा मानना है कि हमारा सौभाग्य है कि आप सभी के साथ इस शास्त्र के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपको प्रेरित कर सकते हैं, जो विस्मृत हो गए हैं, जिनका स्मरण आपके सम्मुख नहीं लाया गया, ये कमी हमारी है कि हमने आपके सामने अभी तक नहीं लाया। आज आपके सामने रखने का अवसर प्राप्त हुआ। यह एक शुभ मुहूर्त है और यह फल सुफल देगा, इसकी मैं कामना करता हूं। और इसकी एक हमें दृढ़ विश्वास भी है, क्योंकि आज का जो काल है यह नवरात्रि का, 9 संवत्सर का काल है। प्रथमम शैलीपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के दिन से आपने इस कार्य का प्रावधान किया। और आप भी जानते होंगे व्यवहार में आज भी जब कोई लग्न नहीं मिलता शुभ कार्य करने के लिए, तो अभिजित और गोधूली लग्न लिया जाता है। जब यह कार्य अभी हम संपूर्ण कर रहे हैं, जिस चित्र में हमने हवन का एक चित्र डाला है, यह गोधूली यज्ञ हमने संपन्न किया, यह सफलता को अवश्य देता है। यह गोधूली भी एक संधि पर्व है। ऐसे संधि पर्व में आप सभी को शुभकामना देते हुए हम अपनी वाणी को अल्प विराम देते हैं। पुनः अवसर मिलने पर इस शास्त्र की एक एक विषय पर हम विस्तार से खगोलीय और गणितीय रूप से आपको एक विषय जरूर बता दूंगा। जिस ज्योतिष को व्यापारीकरण करने के बाद ज्योतिष का उपहास का पात्र बनना पड़ रहा है, मेरा मानना उस ज्योतिष में जातक शास्त्र को भी पूरी तरह से खगोलीय त्रिकोणमिति के आधार पर और आयुर्वेद के आधार पर और स्वास्थ्य प्रकृति के आधार पर तीनों को जोड़कर देखने पर वह पूर्ण वैज्ञानिक सिद्ध होता है। यह करने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों ने हमें दी है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तभी हम अपने उनके संतति होने का गर्व कर सकते हैं और ऐसे पूर्वजों के संतति होने का आज भी हम सभी को गर्व है। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। काल शास्त्र का अध्येता होने के कारण अपने समय में अपना कार्य पूर्ण करने की बाध्यता भी हमारी होती है। आपने भी समय से मुझे प्रारंभ करने का अवसर दिया, तो आयोजकों का मैं
हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विभाग प्रमुख ने मुझे निर्देशित किया कि पांडे सर ये व्याख्यान आपको ही देना है। मैंने भी उसे, क्योंकि व्याख्यान देना तो बहुत सहज है, सुनने वालों को बुलाने के लिए यज्ञ करना पड़ता है। इस यज्ञ में एक आहुति देना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं मानता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी सहनावतु सहनौ भुनक्तु की कामना से हम आप सभी के अभ्युदय की कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पांडे जी। मैं कोई शब्द बोलना ही नहीं चाहता हूँ। आप इतना सुंदर विषय हम सबके सामने रखे। श्रद्धा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस सेशन का और वो जो आभार व्यक्त करें। Thank you, sir. Good evening, everyone. I am Dr. Pranita Deshpande. As we come to the end of this event, I am honored to have the opportunity to deliver the vote of thanks. Even though Dr. Nihal sir already extended his vote of thanks earlier, still as a host of today's event, on behalf of Dharam MP Dev Memorial Science College Nagpur, we express our sincere gratitude to all who have made this event a success. Firstly, I would like to extend our heartfelt thanks to our today's esteemed speaker, Professor Krishna Kumar Pandey sir, for their insightful and engaging presentations. Your expertise and willingness to share your knowledge have been invaluable to us. We are truly grateful for your time and contribution, sir. A special thanks to the honorable residents of the collaboration, Advocate Ulhas Aurangabadkar sir, Dharampet Education Society, Shrimati Varsha Patel, Gondia Education Society, Shrimati Mandatai Umathe, Satimata Shikshan Sanstha Nagpur, Shri Dinesh Banjari, Shri Santaji Shikshan Vikas Sanstha Nagpur, Advocate Omkar Umathe, Sai Baba Lok Seva Sanstha Nagpur, Shri Harshvardhan Deshmukh, Shri Shivaji Education Society Amravati's Science College and their team for their tireless efforts in making this event a reality. I also thank to Honorable Secretary Shri Sureshji Dev sir of Dharampet Education Society, Shri Rajendra Jain, Gondia Education Society, Gondia, Shri Kishore Umathe, Satimata Shikshan Sanstha Nagpur and Sai Baba Lok Seva Sanstha Nagpur, Shri Yash Vanjari, Shri Santaji Shikshan Vikas Sanstha Nagpur. Your dedication and hard work in making this event happen are greatly appreciated. I sincerely thank to the principal of our college, Dr. Akhilesh Peshwe sir, for his contribution in initiating such a grand event for all the students of RTM Nagpur University. I also extend my gratitude to Principal Dr. Shridhar Sharma sir, JM Patel College, JM Patel Arts, Commerce and Science College, Bandara, Dr. D.V. Naik, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur, Dr. Priya Vanjari ma'am, Santaji Mahavidyalaya, Nagpur, Dr. Debashish Bhaumik, College of Multidisciplinary Studies, Nagpur, Dr. Om Raj Deshmukh, Shri Shivaji Education Society, Amravati's Science College, Nagpur, Dr. Rajesh Singru, Bharatiya Shikshan Mandal, Vidarbha Pranta Mahamantri, Dr. Dinkar Marathe, Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek, for providing us their support. Your contribution has been instrumental in making this event a success. I would like to thank all IQAC coordinators of this collaborative initiative for taking the time to be here today. I thank to Professor Vidya Banait and Dr. Nirja Haridas ma'am for helping us with the YouTube link. In closing, I would like to thank our students and attendees of today's lecture via YouTube link. We look forward to see you all tomorrow. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीबडी. लिंक बंद करू शकता. धन्यवाद जी.